69% of the world population is lactose intolerant. अरे बाप रे। जब भी आप ग्लूटेन लेते हो, पेट में कुछ खाना खा रहे हो, जैसे कि वीट खा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपके पेट के इंटेस्टाइन के अंदर में वो इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। तो अब किसी को वो डिप्रेशन देंगी, किसी की वो किडनी पकड़ेंगी, किसी को वो आर्थराइटिस दे सकती हैं, रेमेटाइड, किसी को कार्डियो इशू भी दे सकती हैं। बहुत सारी बीमारियों का कारण, स्पेशली ऑटोइम्यून डिजीज का कारण वीट एंड लैक्टोज है, और वो हम कई कई साल तक खाते रहते हैं, और वो इतना धीरे से आपको इम्पैक्ट करता है, आप सारी उम्र उसको समझ नहीं पाते। टॉप 3 टॉक्सिक फूड्स जो लोग ले रहे हैं और जिससे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है और उनको पता भी नहीं। किसी को ये कैंसर भी ट्रिगर कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल फूड जो हैं। सनलाइट में आप जाते हो तो वो ब्रेन को ट्रिगर करते हैं सेरोटोनिन, यानी कि जो कि हैप्पी हार्मोन है, उसको बनाने में। अगर सारा दिन आप अंदर की लाइट्स में बैठे हैं, ट्यूब लाइट्स में बैठे हैं, रात को भी दिन को भी, तो एक तो सर्केडियन रिदम का आपका खराब हुआ, बॉडी क्लॉक खराब हो गई, दूसरा उसको स्लीप के बारे में और बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात को 1 बजे सो रहे हो और फिर उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम काम करना शुरू करेगा, तो फिर उसकी जो एफिशिएंसी उसने प्रॉपरली काम नहीं करती। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरी से ही स्टार्ट करिए। 2001 के अंदर में ना मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा बीमारी है, इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। आपके जो अल्सर्स वगैरह होते हैं वो पेट में हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट 2009 में डिप्रेशन और एंग्जाइटी हुआ। फिर उसके बाद में 2019 के अंदर में मुझे एक स्किन से रिलेटेड इशू हुआ, डमा। और 2019 पे आते आते मैंने एक बार मेडिकल टेस्ट करवा लिया अपना, तो ब्लड टेस्ट के अंदर में मेरे अच्छा, ये जो प्रॉब्लम थी 20 साल थी आपको? हाँ, 20 साल चल रही थी ना। अरे बाप रे। 6 महीने सोया हुआ हूँ मैं, कई बार मेडिसिन ले लेके, समझ नहीं आ रहा कुछ हो क्या रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकला, कैसे मैं ठीक हुआ। 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो मनदीप जी, वेलकम टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। भाई, मैं आपसे मिला था, आदित्य भाई से जब मिले थे तो मैंने आपसे भी मुलाकात हुई और आपकी स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली रिलेटेड टू आपका जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हुई है, जो आपने प्रॉब्लम्स फेस करी और फिर उसका सॉल्यूशंस जो आपने निकाले हैं। आई थिंक वो जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम के होंगे, लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत वैल्यूबल हो सकता है। इवन आई थिंक लाइफ चेंजिंग हो सकती है, बिकॉज आपकी पूरी लाइफ चेंज हुई है जैसा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरी से ही स्टार्ट करिए, बताएं आपकी स्टोरी क्या है। थैंक यू सो मच। ऐसा है कि 2001 के अंदर में ना मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा बीमारी है, इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं। आपके जो अल्सर्स वगैरह होते हैं वो पेट में हो जाते हैं, कॉलन में हो जाते हैं, लार्जर इंटेस्टाइन के अंदर में। अच्छा। तो दैट वाज द फर्स्ट बीमारी दैट आई गॉट। देन द नेक्स्ट 2009 में डिप्रेशन और एंग्जाइटी हुआ, और फिर उसके ऊपर में ऑन एंड ऑफ काफ़ी देर तक मेरी मेडिसिन चलती रहीं। फिर उसके बाद में 2019 के अंदर में मुझे एक स्किन से रिलेटेड इशू हुआ, डमा, और यहाँ पे वाइट स्पॉट आना शुरू हो गया, और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर वाज नॉट इवन एबल टू प्रॉपरली डायग्नोज इट, सोरेसिस है, एक्जीमा है, क्या है। देन ही सेड कि इसके लिए स्टीरॉयड लेना पड़ेगा आपको। और बचपन से मेरे दांत काफ़ी ख़राब रहे हैं, और उसमें यानी कि मेरे जो कैविटीज़ रही हैं काफ़ी दांतों में। और 2019 पे आते आते मैंने एक बार मेडिकल टेस्ट करवा लिया अपना, और मेडिकल उसमें जब ब्लड टेस्ट करवाया, मेडिकल फुल करवाया था, तो ब्लड टेस्ट के अंदर में मेरे FGOT एंड FGPT बढ़ने शुरू हो गए। अच्छा, वो क्या होता है? जो FGOT एंड FGPT आर दो मार्कर्स जो लीवर के, जो ये दिखाते हैं कि आपके लीवर के ऊपर में कितनी ज़्यादा इंजरी हो रही है मेडिसिन से, या किसी और चीज़ से, ठीक है। तो वो मेडिसिन से हो रहा था, वो मैंने जब उसको फाइंड आउट किया, तो वो साइकेट्रिक मेडिसिन से हो रहा था उस टाइम पे। अच्छा। तो ये 4-5 बीमारियां मेरी इकट्ठी रहीं, और फिर ये बीमारियां कैसे ठीक हुई, दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट। और उसके बाद जो कुछ लोग मेरे पास भी आए, तो मैंने उनका जैसे डाइट चेंज करवाया, तो वो भी कैसे ठीक हुए। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है। सो ये बीमारी आपको बहुत सारी अलग अलग तकलीफें हुई, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, स्किन का प्रॉब्लम हुआ, स्टमक में प्रॉब्लम हुआ, ये सारी कब तक, कितना टाइम तक ये प्रॉब्लम्स चल रही थी? और इसके आपने बहुत सारे मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गए, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था? देखिए, सॉल्यूशंस मिल तो रहा था, मगर वो इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं था, वो सस्टेनेबल नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब तक दवाई खा रहे हो तब तक ठीक है। अच्छा। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस 2001 में हुआ, मैं आपको बता दूं। हाँ, 2001 में। तो इसका मतलब है कि आपके पेट के अंदर में जख्म होते हैं और ब्लीडिंग होती है लार्जर इंटेस्टाइन में। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो पेट है उसमें जो म्यूकस होती है इंटरनल लेयर होती है,
तो वो झड़नी शुरू होती है और किसी कारण, और फिर उसके बाद में जो आप ही का इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी कॉलन के ऊपर में, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर में, बड़ी आंत के ऊपर में अटैक करना शुरू करता है। दिस इज़ हाउ द फार्माकोलॉजी उसको ऑब्जर्व करती है और मेडिकल साइंस देखती है कि आप ही का खुद का इम्यून सिस्टम कैसे आपके लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर में अटैक करता है और वहाँ से धीरे धीरे करके ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ये चालू हुआ उस टाइम पे। देन आई वेंट टू द डॉक्टर, तो गैस्ट्रो के पास, देन दे डायग्नोस्ड की अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को मेडिसिन देना शुरू किया, और मेडिसिन देने से वो 15-20 दिन के अंदर में ब्लीडिंग बंद भी हो गई। ओके। ठीक है, ऐसा चलता रहा, मतलब 1 साल ऐसा मेडिसिन खाया, फिर 6 महीने छोड़ दिया, फिर 1 साल खाया, फिर 6 महीने छोड़ दिया, ये ऐसा चलता रहता था। तो ये खुद मैंने छोड़ नहीं रहा था, डॉक्टर छुड़वा रहे थे, तो टेपर ऑफ करवाते थे। तो मैं फिर वापस में 2-4 साल में डॉक्टर के पास गया। मैं कहा सर आप सीधा बताइए मेरे को कि मेडिसिन खा रहा हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, थोड़े दिन छोड़ता हूँ तो फिर खराब हो जाता हूँ, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, क्या है इस चीज़ का, अल्सरेटिव कोलाइटिस हाँ, का? राइट। जनी सेड कि इसका सोल्यूशन कुछ है ही नहीं, इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है, यू कैन मैनेज। तो मैनेज का मतलब क्या? मैं कहा आप कहते जब तक मेडिसिन खाओगे और उसके बाद ये ठीक हो जाया करेगा, और इसके जो कारण हैं वो अननोन और जेनेटिक टाइप के कारण हैं। अच्छा। तो इसके कारण आपकी जो बीमारी है ये ऐसी रहेगी, आपको लाइफ लॉन्ग मैनेज करना पड़ेगा। हम आपको एक सॉल्ट देंगे, मेडिसिन सॉल्ट देंगे, अगर वो आप पे चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो दूसरा सॉल्ट देंगे, अगर वो भी नहीं चला तो स्टीरॉयड देंगे, अगर वो भी नहीं चला तो आपका कॉलन पार्शली या फुली हम काट देंगे। यही सोल्यूशन है हमारे पास। आप किसी भी गैस्ट्रो से पूछ लीजिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस का यही सोल्यूशन है। और इन द वर्स्ट केस क्या होता है कई बार कि क्योंकि आपके पेट के अंदर में ज़ख्म है बहुत सारे, है ना, इंजरीज हो रखी हैं, तो कई बार कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर अब बहुत प्रोलॉन्ग रह जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अच्छा। तो यही हमारे पास, इसके अलावा कोई हमारे पास मेडिकल साइंस के पास वो बोलें कि हमारे पास कोई इसके अलावा कोई हमारे पास आंसर नहीं है। तो अब 2019 तक पहुँचते-पहुँचते तो चलो अब कितने साल हो गए, मैं 20 साल से ऊपर हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस को मेरे को। फिर 2009 के अंदर में डिप्रेशन, एंग्जायटी चालू हुआ मेरा। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम थी 20 साल थी आपको? हाँ, 20 साल चल रही थी ना। अरे बाप रे! अगर मैं आज भी कुछ डाइट चेंज नहीं करता तो आज भी होती मेरे को, अच्छा, राइट, राइट। ओके, ओके, गॉट इट। क्योंकि तो लाइफ लॉन्ग है। दिस इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीजेज। क्रॉनिक मीन टू लाइफ टाइम, क्रॉनिक जो क्रॉनिकल होता रहेगा। लाइफ टाइम है वो वाला काम। आप बस मैनेज करो बैठ के अच्छा। मेडिसिन से। अननोन कारण है, कभी आएगी बीमारी कभी जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। इसको कहते हैं रिमिशन में आना, रिलैप्स करना बार बार, ये चीज़ें हैं। फिर 2009 के अंदर में मेरे को डिप्रेशन होना शुरू हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा तो क्या, फिर 2015 में जाके बहुत एक्यूट हो गया एंग्जाइटी और डिप्रेशन। तो उसकी मेडिसिन चलनी शुरू की, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बदले, और जब तक आप मेडिसिन खाते थे, पर जो साइकेट्री वाली, उसका तो मैंने हमेशा से यही देखा है कि मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था। बट ये है कि लाइफ इतनी मतलब गंदे तरीके से मैनेज होती थी, आप जी पा रहे थे, मैं ज़िंदगी जी भी नहीं पा रहे थे, आप काट रहे थे ज़िंदगी। जीना तो ये है कि आप बिल्कुल हेल्थी हो और आपको अच्छा लग रहा है, आपको हर चीज़ में मज़ा आ रहा है, आप काम करने में अच्छा लग रहा है, भाग रहे हो, जल रहे हो, तो वो जीना है। ये जीना नहीं था, ये तो काटना है। लाइफ में ऐसे काटी मैंने काफ़ी। तो जब तक मेडिसिन खाओ तब तक ठीक है, और कई कुछ मेडिसिन काम करती थी, मेरी बॉडी पे कुछ नहीं करती थी। कई दिन सोते रहो, तो 6-6 महीने सोया भी हूँ मैं कई बार मेडिसिन ले लेके, समझ नहीं आ रहा कुछ हो क्या रहा है। और फिर वो ऐसा नहीं बोलूँगा कि भी डॉक्टर्स की जो मेडिसिन वो ठीक नहीं है, ठीक है, आपकी लाइफ तो कट रही थी। तो फिर 2015 में बहुत एक्यूट हो गया, और फिर 2019 आते आते मेरे को एक नया इशू खड़ा हो गया। मेरे यहाँ पे वाइट स्पॉट आया फोरहेड पे। अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा। जब वाइट स्पॉट आया तो ये वाइट स्पॉट जो ऐसा था कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इनिशियली डायग्नोस किया कि शायद ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन्होंने दवाई दी। तो फंगल इन्फेक्शन जब देखा तो वो नहीं था। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा कहा कि भाई आपका ये भी इसके लिए स्टीरॉयड लगेगा, ये कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है आपका। अच्छा, अब ये भी ये अब इसको भी अब ये भी ऑटोइम्यून आ गया। तो फिर वो कह रहे इसके लिए स्टीरॉयड लेना पड़ेगा। यार अब कितना स्टीरॉयड लेंगे आप? मैं पहले 20 साल से ले रहा हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस की मेडिसिन, हैं 12-13 साल से ले रहा हूँ मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन, अब स्किन की लेने शुरू कर दो। तो मैंने तो फिर पूछा कि भाई आप ये बताओ कि आप अपना अलग अलग पार्ट लेके बैठ गए हो, साइकेट्रिक अपना लेके बैठ गया है, ठीक है, पेट वाले गैस्ट्रो लेके बैठ गए हैं, डर्मा वाला अपना लेके बैठ गए हैं, भैया मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरी बॉडी का एक्चुअली में इलाज क्या है? देन मेरे को गैस्ट्रो वाले ने ऐसा बोला था कि देखो दवाई खानी खाओ, नहीं खानी, हमारे पास तो इतना ही इलाज है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। अच्छा, सीधा। हाँ, तो हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता, हमको अपनी चीज़ के बारे में पता है। तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब ह्यूमन बीइंग, मेरे को तो अपनी हेल्थ चाहिए टोटल, आप अलग अलग बैठे। उसके बाद फिर मेरे लीवर में भी दिक्कत आई। दवा की वजह से आ रही होगी ना, वो दवा इतनी वो सारी दवा की वजह से आ रही थी। स्टीरॉयड भी बहुत प्रॉब्लम देता है, हाँ, लीवर सब में। तो वो दवा की वजह से आ रही थी। तो फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई ये दवा की वजह से है, गूगल पे सर्च किया है और कंफर्म करवाया डॉक्टर से। ही सेड कि हाँ, जब तक दवाई खाओगे तब तक लीवर में FGOT FGBT आपके बढ़ेंगे, और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे जब छोड़ दोगे। मैं कहा छोड़ूंगा कब? मैं अभी उस टाइम पे अराउंड 35-36 का था,
अगर मुझे 70, 80, 90 ईयर्स की एज तक जीना है, मैं रोज़ की 3-3, 4-4 बीमारियों की दवाई खा रहा हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं 70-80 साल जी जाऊँगा? लीवर हैंडल भी कर पाएगा इतना सारा? लीवर कर पाएगा, कोई और तीसरी कोई किडनी पकड़ लेगा, कोई या कोई दूसरी मेडिसिन या कोई बीमारी मेरा हार्ट पकड़ लेगा, कुछ और हो जाएगा, जॉइंट्स पकड़ लेगा, क्या करेंगे हम? मतलब एक डाउनवर्ड स्पाइरल चालू हो गया, एक बीमारी से दूसरी दूसरी से, और ये आपको नीचे ही लेके जाते जा रहा था बार बार। हाँ, और मैं बताऊँ, ये मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है। इवन जब एज हो जाती है हम लोगों की, आप अपने आसपास देखिएगा, जो कुछ बूढ़े लोग हो जाएंगे, किसी को बीपी शुरू हो गया, फिर उसके बाद डायबिटीज चालू हो गई, फिर डरमा की प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर गैस्ट्रो की शुरू हो गई, कुछ ना कुछ होता रहता है। वो शुरू हो जाता है, एक बार ही शुरू होता है, सब शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोग वो जो 60-70 ईयर्स के बोलते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं, हमारी तो एज बढ़ गई है। ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने 80-90 ईयर्स के लोग भी देखे हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं होती, सही बात है। एंड दे डाई फ्रॉम द ओल्ड एज। मगर जो आजकल के जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कैसे जा रहे हैं दुनिया से, वो बीमारी के कारण जा रहे हैं, ओल्ड एज के कारण से नहीं जा रहे। उनको ओल्ड एज लग रहा है, ओल्ड एज नहीं है वो। तो आप हेल्दी हो सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकला, कैसे मैं ठीक हुआ? तो एट दैट टाइम मैं हो गया था परेशान इन लोगों से कि भाई अब तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई के सिर पे मेरी ज़िंदगी तो चलेगी नहीं। सही बात है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठा कि अब दवाई से कैसे उतरे, तो मैंने अपना ऑफिस का एक दिन नोटपैड उठाया और नोटपैड पे लिखना शुरू कर दिया कि मैं एक्चुअली मैं क्या चीज़ ऐसी कुछ खा रहा हूँ जो शायद मुझे रोज़ हर्ट कर रही हो और मुझे पता ना हो। तो कई बार होता है ना, आप घर का विधि लंका ढाई टाइप का ना, रोज़ ही वही चीज़ आप खा रहे हो और आपको पता नहीं लग रहा, आपकी फैमिली खा रही है, उनको कुछ नहीं हो रहा। सही बात है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग, फर्स्ट नंबर पे लिख दिया मैंने वीट। अच्छा। वीट ग्लूटन, हाँ, तो वीट ग्लूटन गेहूँ। और दूसरे नंबर पे लिख दिया मैंने लैक्टोज, तीसरे नंबर पे लिख दिया राइस। तो यही सब लोग यही खा रहे हैं जनरली। उसके बाद दाल चावल, उसके बाद सब्जी उब्जी लिख दी है, कुछ 4 चीज़ें लिख दी। फास्ट फूड को तो हमें पता ही है कि वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है, तो हम एटलीस्ट उसके बारे में पता है। पर घर के भेदी जो जिनको हम अपने अच्छे समझते हैं, कहीं वो गड़बड़ ना हो, तो मैंने वीट लिख दिया। मैंने जैसे वीट लिखा अपने बारे में, पहले वीट लिखा, तो वीट को पकड़ा और मैंने वीट को एलिमिनेट कर दिया अपनी डाइट में से 1 हफ्ते के लिए। अच्छा। तो जैसे मैंने वीट एलिमिनेट किया है, रोटी वोटी खानी बंद कर दी, और ये बिस्कुट बिस्कुट कुछ ले रहे थे, नमकीन मैदा वगैरह सब टोटली बंद किया 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ता उसके बाद मैंने डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर उसमें थोड़ा सा डिप आया। अच्छा। हाँ, मतलब मैं फील कर पा रहा था। और फिर अगले हफ्ते मैंने दोबारा से वीट लेना शुरू कर दिया, नॉर्मली जैसे खा रहे थे डाइट्स वगैरह। तो फिर 1 हफ्ते के बाद में मेरा, और फ्राइडे सैटरडे तक आते आते फिर मेरा बढ़ना शुरू हो गया एंग्जाइटी डिप्रेशन। रात को नींद आनी बंद हो गई, थोड़ी कम हो गई बहुत ज़्यादा, तो क्वालिटी ऑफ नींद कम आनी शुरू हुई। ये एंजाइटी डिप्रेशन, ये वर्ड ने मुझे लगता है थोड़ा सा डिफाइन भी आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा। होता क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि कई बार लोग समझ नहीं पाते एकदम डिटेल में, बस बोलने लग जाते हैं मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी। उसको आप डिफाइन कर सकते हो, क्या होता था आपको एग्जैक्टली? अभी अब आप पूछोगे, देखो एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्या है। जो एंग्जाइटी है ना, एंग्जाइटी तो होती है आपको बेमतलब पे चिंता होती जा रही है। अब आप प्लेन में चढ़ने वाले हो, आप 2-4 बार ही वॉशरूम चले जाओगे हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आपको सीनियर ने बुला लिया, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको लग रहा है आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनके साथ गलत ना हो जाए, तो सारा दिन आप एक ओवर थिंकिंग, गलत तरीके के थॉट्स में पड़े रहते हो, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। इसको मैं सीधा बोलूँगा, ये एंग्जाइटी है। बेमतलब से ट्रिगर हो रही है। और इसके कारण बहुत सारे जो है न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, बॉडीली कारण हो सकते हैं, डाइट से हो सकते हैं। वो मैं बताऊंगा क्या मेरे कारण थे। एंग्जाइटी ट्रिगर होने की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ट्रिगर करता है बार बार। अच्छा। ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। और जब आप मुझसे पूछोगे डिप्रेशन के बारे में, ठीक है, लेमन लैंग्वेज से मैं बताऊं, और अपने एक्सपीरियंस से, और जो लोगों से मैंने एक बुक भी लिखी, उसके ऊपर मैं बहुत लोगों की स्टोरीज डाली है मैंने। ये वाली? यस, हाँ, रीसेट और माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ऊपर में। तो इसमें ये जो डिप्रेशन वाला जो काम है ना, डिप्रेशन को मैं सिंपली डिफाइन नहीं कर सकते आप सीधा। किसी को डिप्रेशन किसी प्रकार का होगा, किसी को किसी दूसरे टाइप का होगा। मेरे को जिस तरीके का डिप्रेशन था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई गलत बातें बोल के चला जाए और आपको बहुत गंदा फील होता रहेगा 1-2 दिन, सपोज 1-2 घंटे, 1-2 दिन बहुत गंदा फील हुआ, मुझे इस तरह की कॉन्स्टेंट फीलिंग रहती थी। अच्छा। और मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, तो क्यों रह रही है मुझे नहीं पता। किसी को ज़बरदस्ती लो फील रहेगा, किसी को ज़्यादा गिल्ट फीलिंग हो सकती है। बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। अगर वो गलत तरह की फीलिंग्स ज़्यादा एक्सेंचुएट कर जाए आपके ब्रेन के अंदर में, माइंड के अंदर में, उसको आप डिप्रेशन या अदर मेंटल एलिमेंट के अंदर में उसको आप कंसिडर कर सकते हो। और डॉक्टर उस पर डायग्नोस करेगा कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर के पास पूरी उस तरीके की महारत होती है कि वो किस चीज़ में इसको डाले।
ओके ओके गॉट इट। तो मतलब अगर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, चाहे खराब लग रहा है, गंदा फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, थोड़े टाइम तक तो नॉर्मल होता है, सबको होता है, इंसानों को होता है। बट अगर वो प्रोलॉन्ग्ड हो रही है हाँ। और वो नेगेटिविटी जा ही नहीं रही, आप दिन भर खराब फील कर रहे हो, 2-3 दिन तक लगातार खराब फील करते जा रहे हो, तो वो आप कंसिडर हो सकता है कि शायद डिप्रेशन हो, राइट? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लव्ड वन दुनिया से चला गया और 3 से 6 महीने के बाद आप जो है आप बाउंस बैक करना चाहिए नॉर्मल लाइफ की तरफ। अगर आप दोबारा से वापस नहीं आ पा रहे और अगर आपके जो है पुराना अभी जो जैसा अभी ट्रॉमा लगा है आपको, वो आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो 3-6 महीने के बाद बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है अब। या आप थेरेपी की तरफ जाइए, वहाँ से नहीं बात बनी, थेरेपी और बातों से बात नहीं बनेगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4, 5 साल में आपकी जो स्थिति है वो स्पिरल डाउन आ जाएगा सारा का सारा। अच्छा। तो वो कहानी आ जाएगी सारी। ये गॉट इट गॉट इट। अच्छा, एक चीज़ हमने पहले ही डिस्कशन किया था, ट्रॉमा और डिप्रेशन के बीच का लिंक क्या है? कई बार जो डिप्रेशन होता है, लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ होगा, उस वजह से डिप्रेशन हुआ, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, ये लोग मुझसे कई बार ये पहले ये सवाल पूछते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था कि आप डिप्रेशन में चले गए थे, कि आपने किताब लिख दी इसके ऊपर में या फिर आप ऐसे बाहर आए बाद में। तो मुझे ये कई बार सवाल भी कई बार पार्शली ठीक लगता है, पार्शली नहीं भी ठीक लगता। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो और फिर आप डिप्रेशन में जाओ, मगर मैं ये बोलूँगा अब इसको रिवर्सली देखिए कि होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर में ऊपर नीचे होते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल इवेंट्स हैं लोगों के लिए वो आपके लिए ट्रॉमेटिक बन जाते हैं। अच्छा। बॉडी ही ऐसी चेंज कर जाती है कि आपको बाहर से चलती हुई एक स्पैरो भी आपकी तरफ आए तो आपको लगे फाइटर जेट आ रहा है, आप रिएक्ट नहीं, आप ओवर एक्ट कर रहे हो चीज़ों पे। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर में जो सेरोटोनिन है या डोपामिन ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो गया है या ऑक्सीटोसिन की कमी है, एंडोर्फिन्स का ऊपर नीचे हुआ है या सेरोटोनिन बिल्कुल ही डाउन चला गया है, इसके कारण भी आपको प्रॉब्लम आती हैं। ये नहीं कि ट्रॉमा आपके लिए बन जाता है जब आपकी बॉडी ख़राब हो, रादर देन आपको ट्रॉमा डिप्रेशन की तरफ लेके जाए, मगर ये भी तो हो सकता है आपकी बॉडी ट्रॉमा अट्रैक्ट कर रही हो छोटे मोटे इवेंट से। वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ वेरी मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव है देखने का। तो वही अगेन बॉडी से भी आ सकता है, ये चीज़ समझना इसके अंदर ज़रूरी है। इसके ऊपर ही हम और बात करते हैं अभी, उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी वो आपकी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये सब हुआ, फिर आपने अपने सारे लिखे वीट ग्लूटेन ये सारी चीज़ें, लैक्टोज राइस, तो फिर क्या हुआ? 1 हफ्ता आपने बंद किया, अच्छा लग रहा, वापस से चालू किया तो थोड़ा वापस से खराब हो गया, खराब फील लगने लग गया, फिर क्या किया? और 2-3 बार ऐसा किया तो मैं समझ गया कि देयर इज़ प्रॉब्लम विद द व्हीट एंड ग्लूटेन, कुछ है। ओके। तो उसके बाद मैं सीधा गया मैं लेबॉर्ट्री में और टेस्ट करवाया अपना ग्लूटेन वाला, अच्छा। कि भाई मुझे ग्लूटेन से प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ। और मैंने टेस्ट एक जगह से कराया फिर दूसरी जगह से करवाया और दोनों से रिजल्ट क्या आया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, बताइए क्या है ये? अब ये दिस इज रॉन्ग। ये तो क्लाइमेक्स चेंज हो गया। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, ये तो। हाँ। ठीक है, अब पर मुझे तो पता था, अब मैंने पेरेंट्स से बात किया कि भाई मैं तो ग्लूटेन छोड़ने वाला हूँ, तो मुझे लड़ पड़ेगी भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ। तो फिर भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को तो क्लू मिल गया था कोई देयर इज सम प्रॉब्लम। तो आई मेड अप माई माइंड कि मुझे अब इससे बाहर निकलना है, किसे अपना व्हीट एंड ग्लूटेन छोड़ना है। और मैंने सब एट दैट टाइम इट वाज जुलाई 1, 2020, तो मैंने उस दिन व्हीट छोड़ा 1 जुलाई को। और उस टाइम पे मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस उस टाइम पे एक्टिव था, मतलब ब्लीडिंग स्टेज में था। अच्छा। रिलैप्स हुआ पड़ा था। अच्छा, अभी तक था जब से? हाँ, तब से था, बीच में ऑन एंड ऑफ रहता था, मगर उस टाइम पे ऑन था। अच्छा, मतलब ब्लीडिंग हो रही थी पेट में, बहुत माइन्यूट ब्लीडिंग चल रही थी उस टाइम पे अल्सरेटिव कोलाइटिस से। 1 जुलाई 2020 को मैंने छोड़ा था डिप्रेशन के लिए व्हीट को। 15 जुलाई आते आते मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस गायब हो गया। अरे वाह। अब 2025 से आज तक कभी वापस नहीं आया। 15 दिन में? मतलब 15 दिन में आउट 15 दिन में? अरे ग्लूटेन का। अमेजिंग। तो 15 दिन में वहाँ से मैं गायब हुआ, मतलब वो पूरी की पूरी अल्सरेटिव कोलाइटिस खत्म हो गया वहाँ से। अच्छा। फिर उसके बाद में 1 अगस्त आते आते 2020, 1 महीना हुआ ऑलमोस्ट, तो मेरा डिप्रेशन वगैरह वो टोटली आउट हो गया, वो भी मेरे को वापस नहीं आया। जो गंदी फीलिंग आ रही है वो भी बताया था मैंने, डिप्रेशन का क्या मतलब, मेरे लिए डिप्रेशन का क्या मतलब, वो मेरी आनी फीलिंग बंद हो गई। अच्छा। अब मेरे को याद है कि मैं अपने छत पे खड़ा हुआ अपना मूड बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जो पिछले 20 साल से बिगड़ा हुआ था। हाँ। तो पर वो बिगड़ नहीं रहा था, मेरा मूड बहुत स्टेबलाइज हो चुका था। अच्छा। तो आज भी मेरा मूड बिल्कुल स्टेबलाइज है, कोई मुझे 4 बातें भी सुना जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो पहले फ़र्क बिना बातों से ही फ़र्क पड़ जाता। पहले बहुत फर्क पड़ता था। हाँ, वैसे ही पड़ता रहता था फ़र्क। ओवर थिंकिंग भी बहुत होती है डिप्रेशन ये सब चीज़ में? बहुत होती थी। आज भी मैं बताऊँ, अभी अगर आप मुझे अभी सैंडविच खिला दीजिए जो व्हीट का बना हुआ है, हाँ हाँ। 12-15 घंटे में मेरी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था और मैं उसको ऐसा करूँगा, ऐसा फीलिंग आ जाएगी। ये होता है मेरे साथ अभी। नहीं,
मुझे लगता है मुझे भी ऐसा वो टेस्ट, अच्छा कोई फिर ऐसे टेस्ट फिर मालूम कैसे पड़ा, वो आपके खुद से ही आपको समझ में आया कि वो टेस्ट से नहीं मालूम पड़ वो पाया? टेस्ट से नहीं मालूम पड़ा, उसका भी एक अलग है। मैं जो एक नई बुक लिख रहा था और ये दूसरी बुक लिखी, इसमें भी मैंने लिखा है जो टेस्ट जो है हमारे फुल प्रूफ नहीं है ये सारे। अच्छा, फुल प्रूफ क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अपना फसानो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, तो ही सेज कि ग्लूटेन कैसे कैसे हमारे पेट के अंदर में हैवक क्रिएट करता है। और ये फुल प्रूफ टेस्ट क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है। फॉर एग्जांपल जब भी आप ग्लूटेन लेते हो, पेट में कुछ खाना खा रहे हो, जैसे कि वीट खा रहे हो, तो होता है क्या है, फॉर अननोन रीजंस और जेनेटिक कारणों के कारण कई बार क्या होता है, जो हमारा जो ग्लूटेन या वीट है वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल में रहता है हमेशा। अच्छा, किन्हीं कारणों के कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीट से या ग्लूटेन से हारना शुरू कर देता है। सेम इज विद द केस विद लैक्टोज और ग्लूटेन, दे मिमिक एज अ बैड बैक्टीरिया, बट दे आर नॉट अ बैड बैक्टीरिया, बट दे मिमिक एज अ बैड बैक्टीरिया, जो कि इम्यून के सिस्टम के साथ में जो लड़ते हैं। अच्छा, और कंफ्यूज कर देते हो। हाँ, और इम्यून सिस्टम उसके चक्कर में वो हारना शुरू करता है किसी अननोन कारणों के कारण। तो क्या हो रहा है, आपके पेट के इंटेस्टाइन के अंदर में वो इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, फिर जोनुलिन नाम की प्रोटीन बॉडी प्रोड्यूस करता है, फिर उससे जो आपके जो विलीज हैं जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, वो जहाँ थोड़े खुलने चाहिए थे अब वो ज़्यादा खुल रहे हैं गेट्स बॉडी के। तो अब जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो सारी बॉडी के अंदर में एस्केप कर रही हैं। अनवांटेड जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, जो जानी चाहिए थी डाइजेस्ट हो के बॉडी के अंदर में, अब फिल्टर जो हैं अब वो ख़राब हो गए हैं, अब बॉडी के जो पोर्स हैं वो ज़्यादा खुल रहे हैं और फिर उल्टी सीधी चीज़ें जा रही हैं आपकी बॉडी के अंदर में। अब जब अंदर जाएंगी तो अब आपका अपनी अपनी अनफॉर्चुनेटली किस्मत है कि किसी को वो डिप्रेशन देंगी, किसी की वो किडनी पकड़ेंगी, किसी को वो आर्थराइटिस दे सकती हैं, रेमेटाइड, किसी को कुछ भी अलग तरीके से कोई कार्डियो को इशू भी दे सकती हैं। डॉक्टर फसानो बोलते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का कारण, स्पेशली ऑटोइम्यून डिजीज़ का कारण वीट एंड लैक्टोज है, और वो हम कई कई साल तक खाते रहते हैं और वो इतना धीरे से आपको इम्पेक्ट करता है, आप सारी उम्र उसको समझ नहीं पाते। ही कॉल्स वीट एंड ग्लूटेन एज अ कैमिलियन, जो हाँ अच्छा। तो वो ऐसा रंग बना के बैठा रहेगा, लाइफ टाइम आपको पता नहीं लगेगा। अरे बाप रे। ठीक है, अब मैं बताऊं कि जैसे कि मेरे को दांतों की प्रॉब्लम रही, 3-4 साल से मेरे दांतों में कैविटी लगनी शुरू हो गई थी और 35 आते तो मेरे तकरीबन सारे दांत मेरे ख़राब हो चुके हैं। जिस दिन से वीट छोड़ा है मैंने, उस दिन के बाद से मेरी कैविटीज़ में जो, अब ठीक तो नहीं हो पा रहे दांत, कैविटी जितनी ख़राब थी वो उतनी ख़राब है, मगर मेरे पहले दांतों में दर्द होता था और कैविटीज़ ज़्यादा एग्रीवेट हो रही थी, अब वो सारी की सारी वहीं पर खड़ी हैं। आज के बाद वो दांत मतलब मेरे ख़राब नहीं हो रहे। डेंटिस्ट के पास जा रहा था, वो कह रहे आप ज़्यादा शुगर ले रहे हो, या आप स्मोकिंग करते हो गए, या आप अल्कोहल ले रहे होंगे, या इधर उधर की बातें सारी, वो सारी इधर उधर की मैं सेकेंडरी बातें कर रहे हैं। जो कोर बात थी ग्लूटेन की वो किसी ने आज तक नहीं की। अच्छा, ये मैंने नोटिस करो, लेकिन आपने बहुत, ये इसलिए मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करने का मेरा मन था कि करना ही चाहिए, लोगों के सामने लेके बात आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है काइंड ऑफ, राइट, आपको मार ही रहा है धीरे धीरे, जो हम सब खा रहे हैं डेली लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। वो डेली, हाँ, वो नहीं तो समझ आ रहा। वो आई थिंक ये नॉलेज हो, ये नॉलेज पता होना है, क्योंकि बाहर मैंने देखा बाहर की कंट्रीज़ में कई बार उनके पैकेजेस में या फिर उनके वहाँ पे लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री या फिर लैक्टोज फ्री, उनको आई थिंक बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ पे अवेयरनेस की आई थिंक ग्लूटेन की बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे जितना लेवल पे आपने बताया मुझे, मैं खुद कितना बुक्स पढ़ता रहता हूँ ये सारी चीज़ें, बट मेरा भी कहीं यहाँ पे गया नहीं, इस डायरेक्शन में मैं कभी सोच नहीं पाया ग्लूटेन भी प्रॉब्लम होगा। लैक्टोज तक पता था, क्योंकि मेरे को लैक्टोज से मुझे लगता है मुझे भी प्रॉब्लम है, लैक्टोज से गैस होती है, प्रॉब्लम होता है, और मेरा भी दिमाग बहुत चलता है। अगर मैंने नोटिस किया, अभी रिसेंटली मैं स्टारबक्स गया था और मैंने चाय पी ली, भला कि मैंने आलमंड मिल्क यूज़ किया वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया उससे भी प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि नॉर्मल मिल्क से तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिमाग बहुत चलने लग जाएगा, नींद बराबर नहीं आ रही थी। तो उस दिन जिस दिन मैंने चाय पिया, उस दिन रात में नींद ही नहीं आई। मैं लिटरली 5 बजे तक सोया भी, तो एकदम ख़राब सी नींद होती है ना, जिसमें सोए नहीं सोए कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि दिमाग चल रहा रहता है इतना तेज़, तो वैसा मेरे साथ हो रहा था। और तब मैंने डिसाइड किया अब नहीं भैया, वापस से ये नहीं पीना है, ये नींद। और दूसरे दिन फिर कुछ नहीं पिया हुआ था, दूसरे दिन अच्छे से मुझे नींद आई। तो मुझे यहाँ पे भी पता चल गया कि हाँ, लैक्टोज से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है मुझे। हाँ, वो लैक्टोज का प्रॉब्लम देखा जाए तो जनरली जो है, अब अगर मैं बोलूँगा कि लैक्टोज से लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि है क्या, जैसे मैंने पहले बताया, इट मिमिक्स एज अ बैड बैक्टीरिया, ग्लूटेन एंड लैक्टोज इम्यून सिस्टम के साथ हारते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन करते हैं गट में, उसके बाद में आपका बॉडी धीरे धीरे लीकी गट होता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूध का ये भी प्रॉब्लम है कि दूध ना कभी जो है हमको ख़राब ज़रूर करता है, मगर शेड्स में ख़राब करता है। ये नहीं कि अगर आपके लिए, किसी आदमी के लिए दूध सही है और किसी के लिए बिल्कुल ही ख़राब है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा ख़राब है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि भी एकदम ख़राब है, सही है, गलत है। इवन जो नॉर्दर्न इंडिया में देखा जाए, जितने जीन्स हैं लोगों के, जैसे जाट वगैरह लोग हैं इधर के, वो दे स्टिल हैव मतलब उनके जीन्स ऐसे हैं नॉर्थ इंडियंस के कि वो दूध को पचा सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर डायरेक्टली जाइए तो 68% और 69% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट। अच्छा 60 क्या 69%। अरे बाप रे। हाँ, तो इंटॉलरेंट है। और मैं ये बोलूँगा कि वो इंटॉलरेंट है वो इन शेड्स जो है कि किसी को थोड़ी इंटॉलरेंस है, किसी को ज़्यादा है। और इसका कारण ये है कि हमारे में जो लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम है लैक्टेज, ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे हैं उनके में 5 years ऑफ एज के बाद में लैक्टेज बनना वो कम होना शुरू हो जाता है, लैक्टेज को पचाने वाली एंजाइम। अब किन बच्चों में लैक्टेज अभी भी बन रहा होगा बड़े होके भी, तो वो लैक्टोज को पचा लेंगे। अब जिनमें लैक्टेज बहुत धीरे धीरे बनना कम हो जाएगा तो वो लैक्टोज को पचा नहीं पाएंगे। ओके। तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन के हिसाब से हमारे जो बच्चे हैं ह्यूमन बींग्स के, तो वो प्री मैच्योर टाइप के बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अब दूसरे देखिए जानवरों के बच्चे जो हैं वो फिर भी मतलब जैसे पैदा हुआ तो ऑलमोस्ट मतलब चलना फिरना शुरू कर देते हैं, गाय भैंस के टाइप के। हमारे बच्चे तो धीरे धीरे चलना ह्यूमन टेक्स लॉन्गर, मतलब उनके बेबीज को ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कुछ सालों तक। तो हाँ, तो वो इसी कारण उनको दूध है माँ से मिलना चाहिए, इसलिए ऐसा है। बट वो लैक्टेज तभी बनती है उनमें, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है तो बाद में इंटॉलरेंट हो जाते हैं। बट अगर लोग कंटिन्यू करके रखे मे बी, या फिर थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे तो लोग का शायद बना हुआ रहता होगा। हाँ, क्योंकि वो हैबिट बनी हुई है मे बी। आई थिंक उन्हें उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको आएगा इम्पैक्ट वो बिल्कुल ही रिवर्स आ जाएगी चीज़। वो ऐसा हैबिट बनाने से मेरे ख्याल में, देखो जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते एकदम से। जो लाखों सालों से आपकी जीन्स बनी हुई हैं उस हिसाब से एकदम से आपको नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल हम पहले प्री हिस्टोरिक जो सोसाइटीज़ में रहे हैं वहाँ पे हमारी डाइट डिफरेंट थी। 10-15 हज़ार साल पहले हम एग्रीकल्चर सोसाइटी में आए, ठीक है, तो वहाँ पे हमने अनाज वगैरह खाना ज़्यादा शुरू कर दिया। और कैटल जो दूध वगैरह ले रहे हैं 15-20 हज़ार साल से ले रहे हैं, जो कैटल वगैरह जब हमने पालनी शुरू किया उससे पहले तो ले नहीं रहे थे। जीन्स तो तब भी बनती आ रही। तो मतलब हमारा जो मेजर जो बॉडी बना वो हंटिंग एंड गैदरिंग जो सोसाइटी के जो लोग थे, हंटर एंड गैदरर्स का जो हमारा बॉडी है एक्चुअली में, ठीक है। हमें उतनी एक्सरसाइज चाहिए, 15 से 20 मील रोज़ दौड़ना है, चलना है, वो आज हम कर ही नहीं रहे, रेसिडेंटरी लाइफस्टाइल है। बराबर है। अब जाके जो डाइट चेंज हुई है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और वीट का प्रॉब्लम मैं बताऊँ इसीलिए भी है, जो आज हम वीट खा रहे हैं 1960s के अंदर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, जो आप वीट ले रहे हो बिल्कुल छोटा सा वीट है वो। अब देखिए छोटा मतलब हाइट में छोटा है, दैट हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं वो। दोस आर क्रॉस ब्रेड वैराइटीज़। अच्छा, ठीक है। पुराना जो वीट हम खाते थे वो एक लॉन्गर था, उनका टॉलर था वो, ठीक है। और हम पुराने ज़माने में सिर्फ वीट नहीं खाते थे, हम बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, कोडो, कुटकी, स्वांग, कंगनी, हरी कंगनी, हर तरह का अनाज खा रहे थे। आज तो वीट ही खा रहे हैं, क्योंकि जो वीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है उसकी। वो इसलिए पैदा किया गया था वीट, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन को सस्टेन किया जा सके। और हम एक ही अनाज पे चढ़ गए हैं, अब सारे के सारे वही खाने पे लगे हुए हैं, तो वो बर्बादी तो देख ही रहे हो। अब मैं ये बोलूँगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ हमारे साथ में बॉडीज़ में ऑटोइम्यून रेवोल्यूशन और क्रॉनिक डिजीज रेवोल्यूशन भी आया है साथ के साथ में। क्योंकि हम वो वीट खा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं पच पा रहा, क्रॉस ब्रेड है ये। राइट, नहीं आपने एकदम सही कहा। हम लोग आजकल मतलब वीट ही चल गया, सिर्फ वीट या फिर उसका और खतरनाक भाई मैदा, वही हम लोग हर खाने में यूजुअली वीट या मैदा ही रहता है। और वो कितना लेवल पे किसको प्रॉब्लम दे रहा है वो मालूम ही नहीं है। हम लोग के पास क्या सिर्फ दिमाग में एक ही आता है कि यार ये प्रॉब्लम हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दवा ले लेते हैं। बट ये नहीं सोचते कि यार वो एट द एंड रूट कॉज क्या है, कहाँ से शायद ये पैदा हो रहा है, जो आपने एनालाइज करके ऑडिट करके अपना देखा कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक्सरसाइज मुझे लगता है हर व्यूअर को, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आप लोग ये चीज़ आज ही करो, है ना। आई थिंक ये बेस्ट एक्सरसाइज होगी कि आप जाके लिखो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, सही नहीं हो पा रहा है, तो ये करना फिर बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप डेली इंटेक क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, और फिर उसका रिएक्शन भी। तो ये भी आप बता रहे थे ना, कितना टाइम लगता है, कैसे नोटिस कर सकते हैं ये खाया उसके कितनी देर बाद तक हमें मालूम पड़ सकता है कि ये प्रॉब्लम हुई हमको? देखिए हर आदमी में डिफरेंट होता है। मेरे में अब आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। मैदा जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ व्हीट है एक तरह से। उसका जो ग्लूटन है बिल्कुल ही निकाल के उसको, मैदे को ग्लूटन ही है वो एक मैदा, ठीक है। अब मैं जब अगर सपोज़ करो अगर मैदे वाली चीज़ खा लेता हूँ, कोई पेड़ा खा लिया जो मैदे से बना हुआ है, जलेबी खा ली मैदे से बनी हुई है, कोई बर्गर खा लिया मैदे से बना हुआ है प्योरीफाइड से, तो मुझे 12 घंटे के अंदर में, मेरे को अगर मैदा खाया है तो 12 घंटे के अंदर में मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ, रात को अगर अभी सपोज़ करो शाम को 4 बजे खाया तो सुबह 4 बजे के आसपास आते आते या उससे कम टाइम में मेरी हार्ट बीट ट्रिगर कर जाएगी। रात को सोते सोते सपोज आपकी 70 आपकी हार्ट बीट होनी चाहिए, इट विल रीच अप टू 125 विदाउट एनी रीज़न। अब सोते सोते तो मैं भाग तो रहा नहीं, तो हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है? तो अगर मैंने कम मैदा खाया है तो मेरे को एक अजीब सा डिप्रेशन सा रहेगा। अच्छा,
खराब सा फील। हाँ, ख़राब सा फील होता रहेगा, वो भी 12 से 24 घंटे के बीच में, जब तक मेरे पेट के अंदर में वो वॉश आउट नहीं होता सारा का सारा व्हीट और ग्लूटेन। अगर और मैं चला जाऊँ, अगर थोड़ा-सा और मैंने कम खाया है व्हीट और बड़े थोड़े दिनों से, सपोज़ करो मेरे घर में कोई मेड है और उसने खाना थोड़ा-थोड़ा बीच में ग्लूटेन मिलाना शुरू कर दिया, ज्वार बाजरा में जो खाता हूँ, ठीक है? तो धीरे-धीरे डालना शुरू कर देती थी, 1-2 बार ऐसा भी हुआ, ताकि उससे रोटी अच्छी बनती है एक, ठीक है? तो उससे क्या होगा, मेरे दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा। जब मेरे दांतों में दर्द शुरू हो जाए तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे पेट के अंदर में कहीं न कहीं बहुत स्लो मोशन में, बहुत धीरे-धीरे मैदा या फिर ये मेरे व्हीट जा रहा है ओके। दांतों से। हाँ, दांतों में दर्द होता है। तो ये जनरली मेरे ये है, ठीक है? और ओवर थिंकिंग भी ट्रिगर हो जाती है। अगर कई बार मैदा ज़्यादा तेज़ हो तो ओवर थिंकिंग होती है कि यार नहीं, मुझे मेरे साथ उसने ऐसा किया था तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। तो ओवर थिंकिंग मेरी कहीं ना कहीं ये जो है व्हीट से ट्रिगर हो रही है। हाँ, अब मैं यहाँ तक तो आया, मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। जब मेरा वो छोटा अपना वीट छोड़ने से मेरा डिप्रेशन खत्म होता है, तो वहाँ पे अभी एंग्जाइटी का भी पड़ा हुआ था। अच्छा, ठीक है? एंग्जाइटी मेरे केस में 2 कारणों से ट्रिगर हो रही है। वन कॉज इज बाय मैदा, द अदर कॉज इज बाय डिहाइड्रेशन। ओके। अब ये डिहाइड्रेशन, अब हमें लगेगा कि मैं बोलूँगा डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की कमी हो बॉडी में। बात वही है, मगर हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम पानी पीना शुरू कर देंगे। सुबह उठ के आप 2-2 4-4 ग्लास पानी पी लो। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ हाइड्रेटिंग योर बॉडी। अच्छा। हाँ, वो उसमें क्या होता है कि अगर आप पानी पीते हो, आप ऊपर से पानी पीते जाओ और फिर बाद यूरिनेट करते जाओ 2-2 4-4 घंटे के अंदर में, तो बॉडी जो है, पानी तो बॉडी में जा रहा है मगर बॉडी पानी को रिटेन नहीं कर पा रही, ठीक है? तो बॉडी जो है वो हाइड्रेट नहीं हो पा रही, मगर किडनीज पे लोड पड़ रहा है, जैसे भी बॉडी में पानी आता जाता जा रहा है, सर्कुलेशन ज़्यादा है। अब पानी को बॉडी रिटेन कर पाए, उसका एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। इससे मेरी एंग्जाइटी भी जो है वो डाउन आ गई और बिल्कुल बंद है। आप रोज़ फ्रूट्स लेना शुरू करिए। स्पेशली उस पर मैं 2 फ्रूट्स का नाम लूँगा। एक मैं बोलूँगा एप्पल, मैं पील ऑफ करके और ब्लैक पेपर डाल के लेता हूँ, क्योंकि वो ठंडा होता है, बाद में वो वात वगैरह या कफ प्रोड्यूस कर सकता है। पील ऑफ क्यों करते हैं उसको? हर तरह के, या तो पेस्टिसाइड्स पड़े होंगे या उसके ऊपर वैक्स लगाया होगा। और स्पेशली क्या होता है, बरसाती मौसम के टाइम पे ना, कई बार अगर हम इसको पील ऑफ ना करें तो वो फूड पॉइजनिंग कर जाता है। अच्छा। 1-2 बारी मेरे को ये पंगा हुआ है, जिसके चक्कर में फिर मैंने अब पील ऑफ करके करता हूँ, तो उसके बाद फूड पॉइजनिंग का कभी पंगा नहीं आया मेरे को, दोबारा से इशू नहीं आया। तो उसको पील ऑफ करके एप्पल का रोज़ का 1-1.5 एप्पल रोज़ का, या फिर कोकुम्बर, जिस दिन नहीं मिली कोकुम्बर, मतलब ककड़ी बोलते हैं पंजाबी में, खीरा बोलते हैं, या वो खाने से उसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है। जब आपकी वो पेट में जाएगा और जब आपकी बॉडी को चाहिए होगा मॉइस्चर या उसको हाइड्रेशन चाहिए होगी बॉडी को, और बॉडी को कब चाहिए होती है, जब आपकी बॉडी एक डाइजेस्टिव जो सिस्टम है बहुत एक हैवी प्रोसेस है। जब आप खाना खाते हो तो उसको पानी चाहिए होता है, जब आप भागते हो तो पानी चाहिए होता है। तो इस टाइम पे आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो सकती है सारी। अच्छा। तो जब आपके पेट के अंदर में रोज़ आप तकरीबन 400-500 ग्राम भी या फ्रूट भी डाल रहे हो जिसके अंदर में पानी है, तो आपके इंटेस्टाइन में वो फ्रूट पड़ा हुआ है और वहीं से पानी जो है वो सेट ऑफ कर जाएगा, अंदर से ही बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छा, तो ओके। हाँ, तो मेरी जो एंग्जाइटी वो ट्रिगर हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि जैसे मैं खाना खा रहा था उसके बाद में हार्ट बीट बढ़ती थी, क्योंकि मेरे बॉडी को पानी चाहिए था, डाइजेस्टिव सिस्टम को। और जब वो पानी चाहिए होता था तो पानी जो इधर उधर से सोर्सेस उठाता था, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर में एक ट्रिगर कर जाता है, वो ट्रिगर कर जाता था, तो फिर मेरी हार्ट बीट एक अलग लेवल पे पहुंच जाती थी रात को। तो अच्छा, एंजाइटी में हार्ट बीट्स भी बहुत बढ़ जाती है, मुझे भी हुई है बहुत बार। तो वो पानी से जो है, ये जो फ्रूट, अगर मैं सपोज करो, अगर मैं ये एप्पल और कुकुम्बर अगर मैं 5-6 दिन छोड़ दूं तो कुछ नहीं होगा। 5-6 दिन के बाद पानी के अंदर में वाटर रिटेंशन की एबिलिटी डाउन आ जाती है, और फिर उसके बाद में मुझे आप एक मंजिल चढ़ा दो, एक स्टोरी चढ़ा दो, तो मुझे हार्ट बीट चढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं रोज़ अगर फ्रूट ले रहा हूँ, अगर मेरे को 4 या 5 फल रोज़ चढ़ा भी दो ना, तो मुझे हार्ट बीट बढ़ती नहीं मेरी। अच्छा। मैं कल भी अभी ऑफिस में चढ़ा, मेरे 5th माले पे है मेरा ऑफिस, तो मैं ऐसे सीढ़ी चढ़ गया, लिफ्ट नहीं काम कर रही थी, तो मुझे हार्ट बीट चढ़ी नहीं। नहीं बढ़ती अब मेरी, पहले बढ़ती थी। तो ये कहीं हाइड्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपके बॉडी के अंदर में फ्रूट रहना चाहिए, वहीं से वो अंदर से ही वो सेट ऑफ कर जाएगा मॉइस्चर को। और अगर अब होता भी क्या है कि अगर मैं फ्रूट जो है रोज़ लेता हूँ तो सुबह उठ के मुझे प्यास लगती नहीं है, नहीं तो सुबह उठ के लोगों के मुंह सूखे रहते हैं। डिहाइड्रेशन रहता है। रोज लोग पानी पीते रहते हैं फिर भी मुंह सूखा रहता है, तो डिहाइड्रेशन है। बॉडी में पानी जरूर डाल रहे हो मगर वो रिटेन नहीं कर पा रही बॉडी, तो
उसके आपको रफेज चाहिए जो वाटर को रिटेंशन करके रखे और अंदर से सेट ऑफ करे। नहीं, ये आप जो बोल रहे हो थोड़ा बहुत रिलेटेबल मुझे भी फील हो रहा है जितनी भी चीज़ है, क्योंकि मुझे भी एंजाइटी हुआ है और मैंने मतलब पीरियोडिक डिप्रेशन, तो मेरे को भी साइकेट्रिस्ट ने बोला आपको पीरियोडिक डिप्रेशन ये सब है। और मैंने भी नोटिस किया कहीं ना कहीं खाना उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था। जो सही करना चालू किया तो मुझे भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अगेन फिर एक्सरसाइज ये सब चीज़ भी बहुत हेल्प करती है, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें भी बहुत हेल्प करती है, स्पिरिचुअलिटी भी उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट वो भी मुझे लगता है ये सारी चीज़ें होलिस्टिकली ना हमें काफ़ी बेटर रखने में हेल्प करती है। लेकिन उसमें की एक वही खाना, क्योंकि हम वो डेली दिन में 3-4 बार करते ही हैं, 3 बार खाना हो ही जाता है अपना, या 2 बार तो होता ही है खाना, और वो कैसे हमारी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है इसी का मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, और वो कई बार पूरी ज़िंदगी भर पता नहीं रहता है, सिर्फ दवाइयों के भरोसे हम रह जाते हैं। अच्छा, एक और बात हमने डिस्कस करी थी ऑफ द कैमरा, जो मुझे लगता है लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, वही जेनेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है या नहीं करती है, कितना करती है। मतलब कुछ सच्चाई उसमें है कि जेनेटिक्स है, लेकिन उसको हम चेंज भी कर सकते हैं कुछ। तो वो जो हम बात कर रहे थे वो आप बताना चाहेंगे? देखिए, जेनेटिक्स और ये चीज़ें अननोन रीजंस वगैरह वो बोलते हैं बीमारियों के। ऑटोमिन जब बीमारी आ जाती है तो ऑटोमिन डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आप भी बोलेगा कि हमारे पास सिर्फ मेडिसिन हैं और ये अननोन कारणों के कारण हो रही है, हमें इसका रीज़न नहीं पता। देखिए, ये रीज़न काम तो करते हैं, जेनेटिक कारण तो हैं, इसको तो आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। साइंस को तो आप बोल नहीं सकते। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ पहले, कंप्यूटर साइंस किया, फिर मैंने फिर एक दो जगह काम भी किया मैंने। तो नॉन मेडिकल मेरा बैकग्राउंड रहा है, फिज़िक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी है, बट ये चीज़ें सारी हैं। मगर ये है कि आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। आपको प्रॉब्लम में है तो उनके ऊपर में फेथ रखना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। अगर मैं जेनेटिक्स वाली थ्योरीज पे या फिर अननोन रीजंस की थ्योरी पे मैं बिलीव करता तो आज भी मैं मेडिसिन खा रहा होता। हालांकि मेरे को जेनेटिक्स या उनके कारण ही ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी या अल्सरेटिव कोलाइटिस आया हो, मगर मेरे पास रास्ता तो दूसरा निकला ना, मैंने डाइट चेंज करके ठीक हुआ, नहीं तो आज मैं फिर मेडिसिन खा रहा होता मैं तो। सही बात है। तो मतलब आप फेथ रखिए पर ब्लाइंड फेथ मत रखिए, बिकॉज डॉक्टर्स जो हैं इंडिया में हम ही करते हैं ना कि डॉक्टर्स को हम हर चीज़ को गॉड बना लेते हैं। तो मैं गॉड नहीं बनाई, दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी हमारी तरह हैं और आपकी तरह हैं। उन्होंने भी एक किताबें पढ़ी हैं, उनको भी समझाया गया है, वो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो उनकी भी एक लिमिट्स हैं, दैट इज़ नॉट ठीक है। सो ट्रू। ये मैंने एक्चुअली खुद नोटिस किया अपनी लाइफ में। एक तरफ है हमारी पेरेंट्स की जनरेशन जो डॉक्टर्स को मानती ही नहीं है, कुछ भी डॉक्टर बोले अरे नहीं कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं पता। या फिर एक मेरा जनरेशन जो था, मतलब मैंने खुद नोटिस किया कि मैं भी सब डॉक्टर ही, भाई डॉक्टर बोला मतलब 100% सही होगा। पहले मुझे ऐसा लगता था, बट धीरे धीरे भी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार देयर इज़ अ ग्रे, मतलब ना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, देयर इज़ अ ग्रे, लॉट ऑफ ग्रे शेड्स। एक ग्रे एरिया में जाओ, डॉक्टर्स की भी बात समझो, बट अपने आप को भी सेल्फ एनालाइज भी करो जैसा आपने किया। इससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, राइट? हाँ, मैं वहाँ पे ऐड करूँगा। अभी ये जो बुक मैंने लिखी थी और ये अवेलेबल भी है। अब इसमें क्या है, एक डॉक्टर ने इसको प्रूफ रीड किया था, अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने किताब जब पढ़ी तो प्रूफ रीडिंग करते करते, क्योंकि मैं तो डॉक्टर रहा नहीं, तो वो तो बिल्कुल उसी हिसाब से दिखेंगे कंसेप्ट से। तो उन्होंने जब किताब को पढ़ा तो उन्होंने मुझे बाद में ये बताया कि बंदी भाई ऐसा हुआ है कि आपका, जब मैंने देखा ग्लूटेन के साथ आपका डिप्रेशन थोड़ा ट्रिगर हो रहा था, तो मैंने भी ये देखा कि मेरे को भी एक लो आ रहे थे। और वो उन्होंने जब देखा कि डिप्रेशन के लो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी जो 4th ईयर इंटर्नशिप में थे, MBBS कर रहे हैं वो, तो उनके जब हॉस्टल के अंदर में या उनकी मेस के अंदर में उनको खाना खिलाया जाता था, जिस दिन उनको मैदे की रोटियां खिलाई जाती थी उसके 12 से 24 घंटे के बाद में उनको डिप्रेशन लो आ रहा था। अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपना पकड़ा कि भाई ये तो मेरे को भी है। तो बताइए। नहीं सही बात है। तो एट दैट हम सब इंसान ही, हम सब सीख रहे हैं और हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। वो भी मतलब डॉक्टर भी काफ़ी हम्बल थे जो उन्होंने एक्सेप्ट करके बताया कि यार ये चीज़ होती है। तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वो चीज़ समझना, अपने आप को समझना कि आप क्या खा रहे हो, उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। टॉप 3 टॉक्सिक फूड्स जो आज हम लोग ले रहे हैं और जिससे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है और उनको पता भी नहीं है। हाँ, जो टॉक्सिक फूड्स हैं, ऐसा मैं बोलूँगा कि ये टॉक्सिक्स आपकी लिए हैं, मगर ये ग्रे शेड्स में बोलूँगा मैं, शेड्स में हैं। किसी के लिए 10% टॉक्सिक है, किसी के लिए 20, किसी के लिए 30, किसी के लिए 90% भी है। किसी को ये कैंसर भी ट्रिगर कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल फूड जो हैं। ये अलग ये फूड हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किसी फूड से जो आप रोज़ ले रहे हो, जैसे कि वीट हो गया, लैक्टोज हो गया या इवन राइस हो गया, ठीक है, ये जो फूड हैं, ये आपको इन पे ऊपर पे शक करना है। और आपका इम्यून सिस्टम कैसे बिहेव करता है वो आपको तभी देख पाओगे जब इनको आप 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ के देख पाओगे। मिनिमम कितना छोड़ना चाहिए? 1-2 हफ्ता या 2 हफ्ता कितना? एटलीस्ट 1 हफ्ता तो या 2 हफ्ता छोड़ के देखिए आप, टोटली उसको बिल्कुल ही आउट कर दीजिए, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ये आपको इससे दिक्कत है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोगों को आपको वायरल हो गया, आपको फीवर हो गया, मगर 3 लोगों को नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 3 लोगों को जो आपकी फैमिली के उनको बुखार नहीं हुआ, समझ मतलब कि उनका जो इम्यून सिस्टम है उनको वो उनका कोप अप कर गया,
उनको फ़र्क नहीं पड़ा, मगर आपको फ़र्क पड़ रहा है। द सेम वे ये भी जो है आपका सपोज़ करो अगर आपको ग्लूटेन या लैक्टोज़ की प्रॉब्लम है, तो मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है फॉर अननोन रीज़न्स और जेनेटिक रीज़न्स या कुछ और कारणों के कारण आपका इम्यून सिस्टम उसको कोप अप नहीं कर पा रहा। आपको दिक्कत है मगर आपकी फैमिली को दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपकी फैमिली को दिक्कत है, सपोज़ करो उनको थोड़ी दिक्कत है, उनको छोटी-मोटी बीमारी हुई या थोड़ा-सा उनको कमज़ोरी आके निकल गई, उसी तरीके से ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो बिल्कुल ही आप रोज़ खा रहे हो, इनके ऊपर आप शक करना चाहिए, एक-एक करके आपको छोड़ना चाहिए। ये तब कर सकते हो आप, जब आप 2-2, 3-3, 4-4 मेडिसिन्स खा रहे हो और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा लाइफ़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी-सी प्यारी-सी कहानी है, मेरे ऑफ़िस में ना एक आए सुपरडेंट आए, तो वो रोज़ लेट आ रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा भी आप रोज़ लेट क्यों आ रहे हैं? तो ही सेड कि मेरी वाइफ़ को ना एक मोगैट नाम की बीमारी है, MOGAD। आप नेट पे जाके सर्च करिएगा, न्यूरो की बीमारी है ये, और 2 साल से वो कह रहे मेरी वाइफ़ की ना न्यूरो की मेडिसिन चल रही है, और इसके अंदर में ये भी एक ऑटोइम्यून है, इसमें भी क्या है आपका इम्यून सिस्टम है जो वो न्यूरॉन सेल्स और मसल्स के ऊपर में अटैक करता है। अच्छा। धीरे-धीरे करके वो उनका जो चलना-फिरना बहुत कम हो गया था, वो रात को जो है वो जल्दी सो जाएँगी और फिर जल्दी उठ मतलब जल्दी क्या मतलब लेट उठेंगी, 10 बजे तक उठ पा रही हैं वो, तो ऐसी उनको दिक्कत रही बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको बोला कि भई आप एक काम करिए, जो मेरे को ये समस्या थी मैंने ऐसे-ऐसे करके ठीक की है, आप भी करके देखिए। देन ही सेड कि सर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अगर आप कहेंगे तो हम ये आज यही कर लेंगे, मैं अपनी वाइफ़ को समझा दूँगा मैं। तो मेरे घर से थोड़ा-सा वो आटा-वाटा ले गए, ज्वार-बाजरा टाइप का, कोडो-कुटकी का, वो लिया, उन्होंने ग्लूटेन छोड़ा, तो उन्होंने 3 दिन के लिए ग्लूटेन छोड़ा, व्हीट छोड़ा है, और तीसरे दिन जो सुबह 10 बजे उठ रही थी लेडी, अब वो सुबह 6:30 उठना शुरू कर गई, अच्छा। 3 दिन के अंदर में। अब ग्लूटेन कितना इम्पैक्ट कर रहा था। अब वो मोगैड नाम की बीमारी है, अब इट्स अ वेरी सीरियस बीमारी। होता क्या मोगेट में? मोगैड में आपको चलने-फिरने में लोकोमोटिव जो एबिलिटीज़ हैं उसमें वो ख़राब हो रही हैं आपकी, और आप वैसे ही बिस्तर पे पड़े हुए हैं, न्यूरॉन सेल जो हैं उसी के ऊपर अटैक हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है, आपका मसल्स ख़राब होते जा रहे हैं बॉडी के अंदर में, ये ओके, था। इतना सीरियस है वो? हाँ, वो बहुत सीरियस था। अब वो कह रही हैं कि अब वो जयपुर गई हैं, पीछे घूमने-फिरने सब जा रहे हैं। अब कहते हैं हमें यकीन नहीं था आता कि भई ये ग्लूटेन के कारण और व्हीट के कारण इतना बड़ा कोई असर हो सकता है हम पे। अरे बाप रे! वेरी नाइस। और भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है आपके पास जो मतलब आपने नोटिस किया? तो आपने तो लाइक लिटरली वो एक एडवाइस से उसकी लाइफ उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई लाइफ़ चेंज हो गई उनकी। और एक खाना ना खा के। हाँ, एक छोड़ने की, जिस पे कभी कोई शक भी नहीं करता। राइट। दूसरे हैं मेरे पास एक सीए आए एक बारी, विलास करके नाम उनका, तो वो आए मेरे पास, तो उनको मूवमेंट में बड़ा दिक्कत था, तो वो अपना एक तरह से सपोर्ट लेके चलते थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे पूछा कि भई आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? तो देन ही सेड कि भई मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी ये सिमिलर है, न्यूरॉन और मसल सेल्स जो होते हैं बॉडी के, ये भी ऑटोइम्यून है, और आपके जो मसल्स और ये जो नर्व सेल्स हैं वो ख़राब होते हैं, इम्यून सिस्टम भी बिगाड़ता है सब कुछ। तो ही सेड कि भई मेरे को 15 साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि भई आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अराउंड 1.5 साल है, इससे ज़्यादा आप जी नहीं पाओगे। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि अब आप कैसे, मतलब अब तो ठीक हो बिल्कुल, अब आप पार्टीज़ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, टैक्स पेयर्स को कर रहे हो, मेरे पास एजुकेशन के लिए आए हो। देन ही सेड कि ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे मेरे को किसी ने आइडिया दिया था कि आप ना व्हीट छोड़ दो, आज से 15 साल पहले, कि आप व्हीट छोड़ दो। उसके बाद मैंने ज्वार भाकरी, जो महाराष्ट्र की लोकल है, ज्वार भाकरी और बाजरा वगैरह ऐसी चीज़ें खानी शुरू कर दी मैंने। उसके बाद में और साथ में मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह शुरू की। उसके बाद में मैं मतलब 15 साल हो गए, अभी भी मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। बट ये है कि जो मेरा लॉस हुआ है, मसल्स का लॉस हुआ है, न्यूरॉन सेल्स का लॉस हुआ, वो इरिपेरेबल टाइप का है। चलने फिरने में मुश्किल ज़रूर है, मगर आज भी मैं जी रहा हूँ, 15 साल हो गए। जहाँ पे मतलब डॉक्टर ने 1.5 साल में बोला था आप नहीं जी पाओगे। नहीं जी पाओगे, ही हाँ। इज़ लिविंग सो मच, और सिर्फ ये एक चेंज कर गया अपनी हाँ, लाइफस्टाइल। और मैं बता दूँ ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये सिमिलर क्लास की बीमारी है उस तरह की, जैसे कि वो स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट थे ना, अच्छा, वही वाली है। उस तरह की बीमारी है अच्छा, ये। उस हाँ, टाइप की कैटेगरी में हाँ, आती है। कैटेगरी में वही है, उस तरह की बीमारी है। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सब फूड हाँ, ये फूड से ठीक, हाँ, फूड से हुआ है। मतलब मैं यही फैसिनेटिंग, इट्स सो फैसिनेटिंग कि हम लोग है ना तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की बातें पॉडकास्ट में मैं खुद करता हूँ, हम लोग सब होते रहते हैं, बट जो सिंपल चीज़ें जो डेली हो रही है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, जो प्रॉब्लम इतनी क्रिएट कर रही है। हाँ, वो कोर चीज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। मैं देख हाँ। रहा हूँ पूरा जो जितना भी नैरेटिव बना हुआ है आज इंडियन पॉडकास्ट के अंदर में, वो इधर-उधर की बातों पे ही है, वो कोर चीज़ पे जा ही नहीं रहा। राइट। तो मैं भी शायद वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा है। वहाँ कोर पे पे वो फोकस ग्लूटेन के, वापस। हाँ, ग्लूटेन एट द एंड हमें वही रूट कॉज, वही खाना पीना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, क्या कोर चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से जो लोगों के अंदर उनको करना पड़ेगा ताकि उनकी लाइफ ऐसी बेटर हो सके, चाहे हेल्थ वाइज हो चाहे। और आई थिंक जब हेल्थ अच्छी होती है फिर पैसा भी आता है, फिर रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं और हैप्पीनेस भी बड़ी हुई रहती है। और जब हेल्थ सही नहीं रहती तो हर बाकी सारे में भी बेड़ा गर्क होता ही रहता है, राइट। बिल्कुल सही तो बात। क्या इंपॉर्टेंट वो जो कोर बेसिक्स, कोर क्या क्या किस पे फोकस करना चाहिए आज से लोगों को?
देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैं जब मेरे को डिप्रेशन एंग्जाइटी रहा है और दूसरी बीमारी भी रही, मैं स्पेशली डिप्रेशन एंग्जाइटी रहा तो मैं ये सोचता रहा कि ये जो है अपने आप को, दिमाग को समझा लेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो करने से मैं ठीक रहूँगा। तो मुझे नहीं लगा कि भाई उन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मेरा जो 70 to 80% जो मेरे माइंड में जो डिप्रेशन जो फ्री हुआ हूँ, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दी अपना खाना चेंज करने से, डाइट चेंज करने से। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर भी तो आपको क्या दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, ईटेबल्स दे रहे हैं, ईटेबल ही है मेडिसिन भी, या इंजेक्टेबल दे रहे हैं आपके बॉडी में डायरेक्टली वो इंजेक्ट कर देंगे, ब्लड में स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देंगे। तो हम रोज़ जो खा रहे हैं हम उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अब आप बोल रहे हो कि आप सोच विचार ठीक कर लोगे, 4 किताबें पढ़ लोगे या थेरेपिस्ट पे चले जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, तो ऐसा चीज़ नहीं है। आपका इन द एंड डॉक्टर के पास दवाई खाओगे या फिर आप बिल्कुल ही डाइट चेंज कर लोगे। अब चीज़ें क्या है आपको चेंज करनी है, एक आप 3-4 चीज़ों पे जो आप रोज़ खा रहे हो उसके ऊपर में शक रखिए कि इसके कारण तो नहीं हो रहा, उसको 1-1 2-2 हफ्ता बंद करके देखिए, तो आपकी चीज़ें इससे निकल जाएंगी, आप बीमारियों से निकल जाओगे। और फिर इसके अलावा हमारी डाइट में जो मॉडर्न डाइट सो कॉल्ड हम बोल रहे हैं, ये बड़ी ही अजीब टाइप की डाइट खा रहे हैं हम, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल इसमें प्रोटीन मिसिंग है बहुत ज़्यादा, हम दालें वाले खा रहे हैं, उससे प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप पीनट्स वगैरह ले सकते हो रोज़ का रोज़ भिगोए हुए, ठीक है। और एक स्पेशली जो बोलूँगा मैं, एक ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा कमी है, अच्छा। ठीक है। ओमेगा 3 के लिए आप या तो फिश वगैरह, नॉन वेज वगैरह अगर रोज़ खा रहे हो या ऑल्टरनेटिव खा रहे हो तो आपको ओमेगा 3 की कमी नहीं होगी। अगर आप 2 हफ्ते में खा के अपने आप को नॉन वेजिटेरियन समझ रहे हो तो वो भी कोई ओमेगा 3 आपका वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए या तो आप, मेरा ये है वो फ्लैक्स सीड्स वगैरह है, भिगो के खाता हूँ मैं। फ्लैक्स सीड्स। हाँ, मतलब 1/4 और 1/3 ऑफ अ स्पून रोज़ का। तो उससे क्या है, वो भी सोक्ड, ऐसा नहीं सीधा नहीं खाना, ठीक है। तो उस खाने से ओमेगा 3 का आपका हो जाएगा, उसमें आपका अटेंशन स्पैन वगैरह बढ़ जाएगा, आपके बॉडी के जो जितने भी अपना न्यूरॉन्स हैं या इस तरह की बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ओमेगा 3 वगैरह डालने से डाइट में वो सही हो जाएगा। और रोज़ का फ्रूट्स जो मैंने बोले हैं, स्पेशली आप जो मर्जी फ्रूट खाएं, स्पेशली वीट और ककम्बर, ये दिस इज एप्पल एंड ककम्बर जो है ये ज़रूर खाएं, इससे डिहाइड्रेशन आउट जाएगी आपकी। मैं 3-4 पेशेंट्स ऐसे हैं, हालांकि मैं कोई इसमें परफेक्ट नहीं हूँ इस काम में, जो मेरे पास किसी और बीमारी के कारण आए, मगर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। माइग्रेन के पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, सिर्फ उनको मैंने बोला कि आप रोज़ का थोड़ा सा 2-2 चम्मच काऊ घी लीजिए और साथ में आप लेना शुरू करिए ये एप्पल वगैरह, तो 1 हफ्ते में उनकी माइग्रेन बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, वो क्यों हो रही थी फिर, मतलब? डिहाइड्रेशन के कारण, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और लुब्रिकेशन नहीं था मसल्स का हो रहा। अच्छा। लुब्रिकेशन के लिए काऊ घी की ज़रूरत ही है। अब अभी काऊ घी, हाँ मैं काऊ घी पे आऊँगा स्पेशली। हाँ हाँ। मैं लैक्टोज को मैं हमेशा मैंने बंद किया है, मैं काऊ घी को नहीं बंद किया है। अच्छा। ठीक है, तो ये अभी मैं बोलूँगा कि जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, अब मेरी यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया था, डिप्रेशन ठीक हुआ था, एंग्जाइटी ठीक हो गई थी, ठीक है। एक चीज़ मैं और जाऊँगा इसमें, मेरे यहाँ पे जो पीछे की जो नर्व्स वगैरह थी यहाँ ब्रेन में पीछे से, वो स्ट्रेच करती थी बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं दवाई ले रहा था क्लोनाज़ेपम, इट इज़ एन एंटी सीजर ड्रग दवाई है। तो उससे क्या है, आपको अटैक वगैरह नहीं पड़ता, तो मसल्स बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती थी पीछे की। तो अब हुआ क्या कि मेरे को किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने आज से कुछ साल पहले कुछ एडवाइस दी थी, उस टाइम पे जब मैंने चेंज कर रहा था। तो ये डिसाइड कि आप एक काम करना, आपका ना पित्त बहुत बड़ा हुआ है। पित्त मीन्स वात पित्त कफ करके आयुर्वेदिक कंसेप्ट होते हैं। हाँ, क्या होता है वो? हाँ, वो फिर उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ जाएगा, वो बहुत लंबा चौड़ा काम। मैं पित्त पे आता हूँ। पित्त का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर में हॉटनेस एंड ड्राइनेस है, ये नेचर ऑफ योर बॉडी है। कफ का कुछ और मतलब होता है, वात का कुछ और मतलब होता है, ठीक है। तो पित्त आपकी इस तरीके की इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो आप पतला शरीर है आपका, तो आप इस तरीके से आप पित्त को डाउन करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें जो मेरे को उसने बताए, आप एक काऊ घी लेना शुरू करिएगा। काऊ घी एक तो बॉडी में आपकी जो हीट है उसको डाउन करेगा, ठीक है, और दूसरा उसको लुब्रिकेट करेगा। और इसके अलावा आप जो रोस्टेड क्यूमन है, जीरा है, वो ले सकते हैं। और मैंने जैसे कि काऊ घी लेना शुरू किया, मेरे यहाँ पे जो मसल्स जो थे और जो नर्व स्ट्रेन करती थी, तो उस टाइम पे की हुई थी, और मैंने जैसे घी लेना शुरू किया, सुबह 2 चम्मच लिए, शाम को 2 चम्मच लिए, अगले दिन जो पीछे की जो स्ट्रेन्स थी वो हाफ हो गई, तीसरे दिन वो गायब हो गई। और मुझे लगा कि यार ये क्या घी के कारण हुआ है क्या? घी को तो मैं पिछले 5-10 साल से मैं दूर भाग रहा था, वो तो अनटचेबल बना हुआ था मेरे लिए कि भैया इससे कार्डियो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये आ जाएगा, ऐसे समझते हैं हम लोग आजकल घी को। तो नहीं, वो 2-3 दिन के अंदर में जो है वो मेरा जो स्ट्रेन जो पड़ रही थी नर्व्स की, वो बंद हो गई। और फिर थोड़े दिन घी खाया, फिर छोड़ दिया, और फिर बढ़नी शुरू हो गई। तो देन आई केम टू नो कि यार तो घी के कारण, घी की कमी के कारण हो रहा था। तो उसके बाद समझ आया कि वात पित्त कफ के कॉन्सेप्ट्स को आपने बहुत सीरियसली लेना लाइफ में। और उसको मैं हमेशा से सूडो कॉन्सेप्ट समझता रहा
चूँकि ट्रेडिशनल साइंसेज है हमारी ये आयुर्वेद की, पर नहीं, हमको सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए, इसको स्टडी करके जो है आम आदमी को हर चीज़ को आदमी को पता होना चाहिए, उस चीज़ को अपने हिसाब से उसको खाने बदलने चाहिए। ठीक है, तो वात पित्त कफ उससे डाउन हुआ है मेरा। वेरी नाइस। नहीं, मैं मतलब एक पैटर्न मैंने आपने नोटिस किया कि आप बार बार ना एक एक्सपेरिमेंट करके खुद पे एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया मान लिया या फिर सुन लिया और नहीं माना, नहीं, दोनों चीज़ आप करते, आपने ट्राई भी किया, देखा, फिर बंद करके भी देखा, मतलब एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि काम कर रहा है कि नहीं, और फिर कंक्लूजन पे है कि हाँ ये मेरे लिए काम करता है। आई थिंक वैसे ही एक अप्रोच होना चाहिए लोगों का, एनालाइज करना अपने ऊपर कि क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कई बार लोग इतने ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं कि कोई भी इंसान कुछ भी बोले चल ठीक है ये तो हो ही जाएगा, या फिर बहुत पेसिमिस्ट हो जाते हैं कि ये तो काम ही नहीं करेगा। बट वो अगेन वो अब बैलेंस रहेगा अपने, मतलब कि नहीं चलो ट्राई करके देखते हैं, और उससे काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मैंने ट्राई की हैं और ठीक हुई हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ट्राई की जो ठीक नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। वही एग्जैक्टली वो इसीलिए एनालाइज करना जरूरी है। हाँ। ऐसा नहीं कि अब सिर्फ सुन लिया और फिर वो मान लिया भी नहीं होता, कि आपको ट्राई करके देखना है कि आपके लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार काम कर जाता है। जैसे कि आपने एक दो स्टोरीज भी बताई है, और भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आपके दिमाग में आ रही है कि यार ये लोग ने ऐसा कुछ हुआ था और डाइट की जैसे सही हो गया? हाँ, मैंने जब वीट छोड़ा तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं खाऊँ क्या। हाँ, ठीक है, तो फिर उसके बाद में जब समझ नहीं आया कि खाना क्या है, तो फिर उसके बाद में मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, तो मेरे को एक अंकित मिले, ही इज़ फ्रॉम लुधियाना। तो उनको प्रॉब्लम क्या थी, उनको डिप्लोपिया एंड फेशियल पाल्सी रही है। तो डिप्लोपिया मतलब आपको डबल विजन दिखती है, हर चीज़ आपको डबल दिखेगी। ठीक है, तो बताओ उनके 3 साल से स्टीरॉइड्स पे रहे हैं वो। तो उन्होंने बोला कि मैं जब तक स्टीरॉइड खाता हूँ तब तक मैं नॉर्मल रहता हूँ, जिस दिन स्टीरॉइड छोड़ देता हूँ डॉक्टर टेपर ऑफ करवाते हैं, छोड़ दवा देते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा से कुछ दिनों में रिलैप्स हो जाता है और दोबारा से बीमारी आ जाती है। तो ये चलता रहा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर ठीक कैसे हुए वो, अभी उनको कोई नहीं है इशू, पिछले 5-7 साल हो गए उनको। तो 2017 में उन्होंने मतलब ठीक हुए हैं वो, स्टीरॉइड से वापस आए हैं, डॉक्टर के पास आज तक वापस नहीं गए वो। तो उन्हीं से सीखा था मैंने कि अब क्या खाएंगे वीट के अलावा। देन ही टोल्ड मी कि जिस दिन से उन्होंने वीट एंड लैक्टोज छोड़ा है, काऊ ही ले रहे हैं वो, और उनके बाद उन्होंने पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, कोडो, कुटकी, स्वांग, कंगनी और हरी कंगनी करके, जिन पे मैं अभी बताता हूँ आपको, हाँ, और या न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का। तो ये जब से खाने शुरू किए और वीट छोड़ दिया है, डिप्लोपिया उनका गायब हो गया है, और फेशियल पाल्सी उनका वो भी गायब हो गया है। फेशियल पाल्सी क्या रहता है? उनके जो फेस की नर्व्स हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, उससे पूरा मुंह टेढ़ा हो जाता था। अरे बाप रे, ओके। तो वो स्टीरॉइड से ठीक रहते थे, तो अब ठीक कैसे हो रहा है, ग्लूटेन छोड़ने के कारण। अच्छा, ये तो हमारी टीम मेंबर को भी एक था, हाँ, अमेय को था, मेरे एक टीम मेंबर को था, उसका फेस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था, वही पाल्सी बोलते हैं उसको, right? पाल्सी है ना वो। तो उसको आई थिंक ये वीडियो देखना, उसको भेजना है, ये वाला वीडियो ज़रूर भेजना उसको। मिलेट्स, अगर ग्लूटेन खा रहा है तो ग्लूटेन बंद करके मिलेट खाने की कोशिश कर रहे हाँ, हैं। मिलेट तो मिलेट्स, उनसे सीखा था कि जो अपना मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, तो उनसे सीखा था कि ये हम खाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बताया डॉक्टर खादरवली के बारे में, और डॉक्टर आज़ाद हैं, पटियाला में हैं, और खादरवली आई थिंक ही इज़ इन कर्नाटका, उनको पद्मश्री भी मिला है। अच्छा, हाँ, तो ये ही इज़ मिलिट मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर खादरवली। ओके, इनका मैं बताऊं कि ये करते क्या है कि ये आपको वीट छुड़वा देंगे, लैक्टोज छुड़वा देंगे, और सारे इस पे आप मिलेट्स पे ले आएंगे। मिलेट्स जो भी जिनके मैंने नाम बोले हैं, इसको हम मिलेट्स को ना जो खाना, जो ग्रेन्स मैं बोलूँगा, इसको हम 3 चीज़ों में अपना क्लासीफाई कर सकते हैं: पॉजिटिव ग्रेन्स, नेगेटिव ग्रेन्स एंड न्यूट्रल ग्रेन्स। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेन्स वो हैं जब आपको कोई बीमारी हुई पड़ी है तो आप वो खाना शुरू कर दोगे तो आपको बीमारी से बाहर निकाल लेंगे वो, अच्छा, इतनी उनकी पावर है। न्यूट्रल ग्रेन्स आर दोज ग्रेन्स जो कि अगर आपको बीमारी लगी हुई है और आपने वो खाने शुरू कर दिए, ना आपकी बीमारी को बढ़ाएंगे ना वो कम करेंगे, वो मिडल पे ले आएंगे। न्यूट्रल है वो। हाँ, न्यूट्रल है। और नेगेटिव ग्रेन्स आर दोज ग्रेन्स जब अगर आपको बीमारी नहीं लगी ना तो आपको 5, 10, 20, 30, 40 साल में लगवा के छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, तो वो नेगेटिव ग्रेन्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव में आता क्या है। क्या है? हाँ, वीट एंड राइस दे कम अंडर नेगेटिव ग्रेन्स। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे आती हैं हमारी न्यूट्रल ग्रेन्स के अंदर में। ओके, ठीक है, और इसमें जाते मैं बोलूँ कि ये जो जौ है, जौ से भी, बारले से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि जौ इसमें ग्लूटेन होता है। अच्छा, होता ठीक है, वीट में भी होता है, अपना जौ, बारले में भी होता है, और एक राई में भी होता है। राई अब हाँ, पर इनका ग्लूटेन आप पे फिर कितना इफेक्ट करता है वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उनका try करके केमिकल मान कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकता है उसका। हम्म, ठीक है, तो ये हो गए न्यूट्रल ग्रेन्स। और जो हो गए अपने पॉजिटिव ग्रेन्स, इसको श्री धन्या बोलते हैं हम, और ये है कोदो, कुटकी, स्वांग, कंगनी, हरी कंगनी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोडो मिलेट ही बोलते हैं इसको, एक को बार्नियार्ड मिलेट बोलते हैं, ब्राउन टॉप बोलते हैं, फॉक्सटेल बोलते हैं, एक आधा और मिलेट है। ठीक है, तो ये मिलेट्स हैं, आप नेट पे जाइए, आप अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे आपको, इजीली अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल आजकल। Okay. ठीक है,
तो आप जैसे लेना शुरू करेंगे तो आपको भिगो के कैसे खाना प्रोसीजर यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, आप खाना शुरू आप करेंगे। कैसे खाते हो, मतलब आप इसको खाना कैसा रहता है? अभी मेरा तो exactly- पता है रोटी बना के खा लेते हैं। हाँ, मेरा एग्जैक्टली जो खाना है मैं आपको बता दूँ, सुबह जो जिसे डिप्रेशन वेशन कुछ नहीं आता, कोई बीमारी नहीं है, इसका एग्जैक्टली खाना मेरा ये है हाँ, डाइट कि डाइट सुबह मेरे अपना आजकल मैं तो या बॉम्बे में हूँ तो ज्वार बाजरा उसमें थोड़ा रागी डाल के खाता हूँ मैं, उसकी रोटियाँ खाता हूँ 2-3, ठीक है। रागी से मेरी एनर्जी रहती है, अगर मैं सिर्फ ज्वार या बाजरा खाऊँ तो उसमें एनर्जी लेस सा रहता हूँ मैं। तो हाँ, तो कई लोगों को ज्वार से, मेरे को ज्वार से ज़ुकाम लगना शुरू हो जाता है। मैं जनरली बाजरा प्लस रागी खाता हूँ। अच्छा। बाजरा खाया जाता है सर्दियों में क्योंकि वो गर्म होता है, और ज्वार खाई जाती है गर्मियों में क्योंकि वो ठंडा होता है। रागी जो है 30% ही लेना चाहिए, ज़्यादा मेरे पे मैं नहीं ले सकता। 30% रागी लेने से होता है क्या है, इससे एनर्जी रहेगी, और दूसरा ये गर्म बहुत होता है, ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। तो ये सुबह का खाना मेरा ये है। कोई भी दाल सब्जी चल जाती, हींग नहीं लेने बिल्कुल भी। हींग के अंदर में आप डब्बी भी उठा के देख लेंगे हींग के पीछे लिखा होता है इसमें बहुत मोर देन 50% इसमें मैदा है। अच्छा। थोड़ी सी हींग खा लूँ, वह बड़ी एक जलेबी खा लूँ, मेरे को हार्ट बीट ट्रिगर कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर में मैदा डाला हुआ है, क्योंकि वो मतलब लेटेंट या फिर एक हिडन टाइप का उसमें मैदा डाला हुआ है। ओके। तो दोपहर का है, फ्रूट्स वगैरह है, एक आध एप्पल वगैरह होता है ब्लैक पेपर डाल के, और साथ में या कोकुम्बर हो गया, एक वो हो गया। या दोपहर को मैं खाता हूँ चावल, भी खा रहा हूँ, ठीक है। चावल में जो है केरला पारबॉइल्ड राइस, तो मोटा चावल होता है, उसके ऊपर में फाइबर लगा रहता है, आपके पेट के अंदर में एनर्जी जो छोड़ता है वो एक कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्म में छोड़ता है, तो आपका ब्लड में शुगर स्पाइक्स कम होते हैं। ये वीट एंड राइस से आपका शुगर स्पाइक बहुत होता है, और आपको डायबिटीज़ होने की संभावना, प्रॉबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और शाम को जो है वो जो एक कोडो कुटकी, जो स्वांग कंगनी, हरी कंगनी है, तो एक दिन कोडो खा लिया रात को, वो जो उसके दाने के फॉर्म में आता है, ठीक है, पाउडर नहीं बनाया हुआ, तो उसको जैसे चावल बनाते हैं उसको मतलब चाय की केटली में डाल के 10 मिनट उसको उबाल के, तो उसमें दाल वाल कुछ डाल के खा लिया रात को, वो 10 मिनट भी नहीं लगते उसको। तो एक दिन कोडो खा लिया, दूसरे दिन बर्नयार्ड खा लिया, तीसरे दिन ब्राउन टॉप खा लिया, चौथे दिन फॉक्सटेल खा लिया, तो हमारे 1-2 हफ्ते में ही मतलब 5-10 ग्रेन निकल जाते हैं, जो भी अंदर की कमी पूर्ति होती है, जो खराबी सब निकल जाता है वो। तो डिफरेंट टाइप के जो विटामिन मिनरल्स मिलने हैं, वो जो मिलने हैं अपना मिल जाएंगे। तो ओके ओके, तो वो ये जनरली ये डाइट है, और इसके अलावा कुछ नहीं मेरा। तो इसमें प्रोटीन भी आ जाता है, इसमें कवर हाँ, हो जाता प्रोटीन मैंने शाम को जो है वो या तो आपका दूसरे तीसरे दिन, या मैं जो है ये जो अपना या ग्राम्स होते हैं मेरे, काले चने हो गए, ठीक है, भिगोए हुए, तो अगर मैं वैसे ही खा लूँ तो कॉन्स्टिपेशन कर जाते हैं वो, ठीक है। अच्छा। तो या फिर वो जो पीनट्स वगैरह होती हैं वो हाँ, एक बार एचडीएल कम हो गया था मेरा, थोड़ा सा कम रहा था, एलडीएल और वीएलडीएल थोड़ा सा बढ़ रहा था, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही थी, तो उसका मेरे को डॉक्टर ने ही बताया था, मेरे फ्रेंड डॉक्टर, उन्होंने कि एक काम करो तुम, एक लेना शुरू कर दो फ्लैक्स सीड्स वगैरह, भिगो के लेना शुरू करना, या फिर आप अगर डायरेक्टली आप कैप्सूल्स ले रहे हो फ्लैक्स सीड्स उसके ओमेगा 3 के, तो वो गर्मी कर जाते हैं कई बार, बहुत ज़्यादा लोगों को पेट खराब हो जाते हैं, करना कुछ और ठीक होता है, खराब कुछ और हो जाता है। एक प्रॉब्लम के लिए दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, तो खड़ा हो जाता, पेट खराब हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो या फिर वो पीनट्स वगैरह वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, मतलब हैंडफुल पीनट रोज़ के भिगोए हुए, तो उससे आपको एक हफ्ते में पता लग जाएगा कि आपकी एनर्जी लेवल कितनी शूट कर रही है फिर। और ये तो हमने डाइट वाइट काफ़ी अच्छी बात करें, डाइट बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें आती है जिसके बारे में मैं एक एक करके दोनों बात पूछना चाहूँगा आपसे। धूप लेना, मतलब जो नॉर्मल चीज़ है, अगेन बैक टू द बेसिक्स, कितना धूप लेना इंपॉर्टेंट है, स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें से एक एक करके बात करते हैं। तो पहले धूप के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आपने ये बोला था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आजकल जो अभी यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए भी यहाँ पे बैठे हैं, जो लाइट्स हमारे सामने है, इसकी जो ल्यूमिनोसिटी है, LUX के यूनिट्स के हम फिज़िक्स में इसको करते हैं कि कितना है ल्यूमिनोसिटी, कितनी है इसकी, मेजर करते हैं। अब अगर आप हमारी जो एवोल्यूशन हुआ है, हमारा हुआ है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, जंगल्स में, और ये हम यहाँ रहे हैं एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में, गांव में रहे, खुले में रहे हैं। अभी ये 20-30 साल से हम अंदर आके बैठ गए हैं। ल्यूमिनोसिटी इसकी अभी लाइट्स की बहुत कम है। अगर आप रोज़ बाहर धूप में जाते हो, तो आपके जो जहाँ पे रोड्स एंड कॉर्न सेल्स वगैरह होते हैं रेटिना में, जो हम पढ़ते हैं 9th-10th में, वहाँ पे रेटिनो गैंग्लिया नाम के सेल्स भी हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं, वो आपकी लाइट की ल्यूमिनोसिटी को देखते हैं। अच्छा। अगर ल्यूमिनोसिटी सनलाइट में आप जाते हो, तो वो ब्रेन को ट्रिगर करते हैं सेरोटोनिन, यानी कि जो कि हैप्पी हार्मोन है, उसको बनाने में वो ट्रिगर करते हैं। आप अगर सारा दिन आप अंदर की लाइट्स में बैठे हैं, ट्यूब लाइट्स में बैठे हैं, रात को भी दिन को भी, तो एक तो सर्केडियन रिदम का आपका ख़राब हुआ, बॉडी क्लॉक ख़राब हो गई, दूसरा उसको ल्यूमिनोसिटी इतनी नहीं मिली, रेटिनल गैंग्लिया सेल्स को एक ट्रिगर नहीं मिला कि ताकि बॉडी को ट्रिगर कर सके, ब्रेन को ट्रिगर कर सके, आप सेरोटोनिन को प्रोडक्शन करो। तो फिर अब यही देखिए, आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में एक होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर,
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी एक स्टोरी आपको मिल जाएगी, एक बड़ी अच्छी सी स्टडी है, गूगल पे मिल जाएगी। उसमें होता क्या कि जितने भी पोस्टमार्टम्स किए हैं लोगों के, इन लोगों ने, जो बुज़ुर्ग लोग जो हु डाइड इन सर्दियों में और जो गर्मियों में जिनकी डेथ हुई, तो सर्दियों में तो बिल्कुल सन नहीं वहाँ निकल रहा, ठीक है, तो वहाँ पे जो उनका सेरोटोनिन का जो है लेवल है बॉडी में कम है सर्दियों में, ठीक है, और गर्मियों में थोड़ा सा सेरोटोनिन लेवल उनकी बॉडीज़ में ज़्यादा है। इसलिए जो वेस्टर्न डॉक्टर्स हैं वो जो डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के से जो पीड़ित हैं उनको फिर वो एक नए लैंप्स देते हैं कि जो बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट छोड़ते हैं, ताकि हाँ आधा घंटा रोज़ आपको यहाँ बैठना है सर्दियों में। तो ये हम तो यहाँ बाहर घूम सकते हैं बाहर, पर हम घूमते नहीं हैं, और जब बाहर जाएंगे तो हम ग्लासेस लगा लेंगे, वही पूरी शेड्स लगा लेंगे। तो भाई हमें तो आंखों की ज़रूरत है, हमें तो लाइट की ज़रूरत है, तो हम करेंगे, हम तो अपना मतलब सिस्टम को बिगाड़ा हुआ है हमने। राइट, वही अगेन बेसिक जो चीज़ है उसको ही हम नहीं कर रहे। धूप जो मिल सकती है, उधर विटामिन डी भी कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुंबई डॉक्टर से पूछोगे तो बोलोगे हर मुंबईकर, मैक्सिमम मुंबईकर्स में आपको दिखेगा उनको विटामिन डी की कमी रहती है, तो वो गोलियाँ वोलियाँ भी देते रहते हैं। बट यही धूप है फ्री में अवेलेबल, बट हम लोग कई बार वो नहीं लेते हैं। बाहर थोड़ा भी धूप आई तो भागने की कोशिश करते हैं, छाव से जाते हैं, बट वो लेना बहुत ज़रूरी है आपको विटामिन डी के लिए। पर आपने जो बताया पूरा सर्केडियन रिदम, ये सारी चीज़ें भी लिंक्ड है उससे। बात वही है ना, जो हमारी एक्चुअली जो बॉडी बनी है वो हंटिंग एंड गैदरर जो उन लोगों की है बॉडी, और हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो हमने इनहेरिट की अपने माँ बाप से, माँ बाप ने उनके माँ बाप से, करते 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 पिछली लाइन तक गई ये सारी चीज़, ठीक है। तो हम उस हिसाब से जिसके लिए बॉडी बनी है, धूप के लिए बनी है, रनिंग के लिए बनी है, उसके लिए डिफरेंट फूड्स चाहिए, उसके लिए बनी है, तो वो तो हम कर ही कुछ नहीं रहे। तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, अलग अलग बीमारियाँ हो रही है, अलग अलग इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। हाँ। और आई थिंक इससे ये भी धूप से रिलेटेड भी आई थिंक स्लीप भी आ रहा है। वो बोलते हैं ना, स्लीप अगर अच्छी स्लीप लेना है तो फिर धूप भी लेना ज़रूरी रहता है, तो ताकि ब्रेन को मालूम पड़े कि दिन है। फिर वो कौन सा हार, मेलाटोनिन क्या रहता है, मेलाटोनिन रिलीज होता है। हाँ। वो कई बार नहीं हो पाता है लोगों में, तो स्लीप पे भी जाता है। वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है स्लीप ये सारी? मैं देखो, मेलाटोनिन तो मैंने दवाइयाँ भी खाई हैं, मेलाटोनिन की भी खाई हैं। मैंने कौन सी दवाई नहीं खाई है ये पूछो आप, ठीक है। तो मेलाटोनिन भी खाया है, पर डॉक्टर्स के पास जाओ, देखो आप अगर आपको मेलाटोनिन की ज़रूरत है, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर के पास जाओगे तो मेलाटोनिन की दवाई दे देगा, ठीक है। मगर कुछ लोग जो हैं डॉक्टर्स हैं, वो आपको कई कई सालों तक मेलाटोनिन पे बैठा के रखेंगे, तो वो बात भी गलत है। मगर आपका रूट कॉज तो ढूंढना चाहिए ना उस चीज़ के लिए, तो रूट कॉज नहीं ढूंढ रहे तो आप रेगुलरली मेलाटोनिन नहीं खा सकते। एक्चुअली क्या होता क्या है, मेलाटोनिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पीनियल ग्लैंड इन द बॉडी, ब्रेन में, ठीक है, ये तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है। और दूसरा भी ये भी है कि सेरोटोनिन भी कन्वर्ट करता है मेलाटोनिन में। एक ट्रिप्टोफैन नाम का एक केमिकल होता है, वो कन्वर्ट करता है सेरोटोनिन में। सेरोटोनिन अगर कम है आपकी बॉडी में, जो कि मेलाटोनिन के बाद में कन्वर्ट होगा, तो फिर मेलाटोनिन में क्या कन्वर्ट होगा, अगर आपका सेरोटोनिन डाउन है तो रात को नींद ही नहीं आएगी। जितना बॉडी में सेरोटोनिन होना चाहिए उतना है ही नहीं, तो फिर रात को नींद भी कैसे आएगी। तो कई बार मेंटल एलिमेंट्स के जब आने वाली होती है, कुछ दिन रिलैप्स होने वाला होता है डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का, तो कुछ दिन पहले पहले आदमी की नींद उठती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका जो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का, स्पेशली सेरोटोनिन जो है वो गड़बड़ाते हैं। अगर वो गड़बड़ाएगा, वो कम होगा, तो मेलाटोनिन बनना ही बंद हो जाएगा। अगर सपोज करो, अगर हालांकि अब मेरे को तो ऐसे कोई इशू नहीं है, 4-5 साल से मैं डाइट चेंज किया, अगर मुझे इतना याद है कि जब मेरे को डिप्रेशन होने वाला होता था, रिलैप्स होने वाला था, पहले एक हफ्ता पहले मेरी नींद उठती थी, रात को नींद आनी बंद हो जाती है। और वो भी और ट्रिगर करता है, क्योंकि नींद नहीं आने से और प्रॉब्लम होती है। सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। सेरोटोनिन ही कम है तो मेलाटोनिन क्या आएगा, बनेगा ही नहीं वो, उसके लिए दवाई खाओ। अब कितनी दवाई खा लेगा आदमी, सही बात। तो ढूंढना तो कुछ और चाहिए हमको कि भाई ये डॉक्टर की ओरिएंटेशन होनी चाहिए, वो कहाँ तक, पर वो उन डॉक्टर की भी क्या, उनको जितनी पढ़ाई कराएगी वो करे हिसाब से चलेंगे, और उनके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स का, वॉल्यूम बहुत है इंडिया में। हाँ, तो इसके कारण फिर ये चीज़ों को पकड़ना जो है वो, अगर बेटर है कि आप भी अपना खुद डॉक्टर बने, और वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो उनका भी एक लिमिट है, उसके साथ उनको भी नहीं पता। अब ये थोड़ी कि उनको अगर डिप्रेशन हुआ तो वही डिप्रेशन का डॉक्टर बनेगा, ऐसा तो नहीं है। तो जिसके साथ बीतती है उसको पता है। राइट। तो ये स्लीप के बारे में और बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। आप बता रहे थे ना एक चीज़ कि क्या क्या कुछ स्टडीज़ बता रहे थे, 10 से कितने बजे से कितने बजे तक के बीच का, वो आप बताना चाहोगे क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, देखिए स्लीप का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ना रात को आजकल नींद लेते नहीं हैं। पहले तो हम जब यंग बॉडीज़ रहती है तो हम लोग करते क्या, पहले सोते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, और जैसे उम्र बढ़ती है 30-40 साल होता है, फिर रात को नींद आती नहीं है जब नींद चाहिए। तो दोनों केस में पहले मतलब बाय चॉइस नहीं सोए, फिर बाद में बाय कंपल्शन नहीं सो पा रहे। तो होता क्या, एक्चुअली ना ग्लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, ग्लिम्फेटिक, तो उसमें होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है उसका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो दिमाग में से जो ड्रेनेज होता है उसका, वेस्ट प्रोडक्ट्स का साफ सफाई होती है, वो ग्लिम्फेटिक सिस्टम
के थ्रू होता है, और उसमें होता है कि जो CSF करके होता है आपका फ्लूइड है स्पिनल कॉर्ड के अंदर में, ये जो रात के 9 से 1 बजे के बीच में जितना भी ये फ्लूइड है ये आपके ब्रेन में एंटर करता है। ब्रेन आपका श्रिंक करेगा और जितना उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल के बाहर ले आएगा, और ये सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है। अगर आप 9-10 बजे से लेके रात के सुबह के 1 बजे तक सोते हो, सुबह मतलब रात के 1 बजे तक सोते हो, तो इसके बीच में इसकी ऑप्टिमम एफिशिएंसी रहती है। अगर आप रात को 1 बजे सो रहे हो और फिर उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम काम करना शुरू करेगा, तो फिर उसकी जो एफिशिएंसी उसने प्रॉपरली काम नहीं करती। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कहते हैं ना हमारी बॉडी क्लॉक होती है, ऐसा नहीं है। बॉडी क्लॉक एक जनरल टर्म है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट बॉडी क्लॉक्स हैं, उनके अपने अपने हैं। लीवर का अपना है, किडनी का अपना है, आइज़ का अपना है, स्किन का अपना है, ब्रेन का तो मैंने बता ही दिया लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए आप रात को टाइम पे सो जाएं और दिन में सुबह जाग जाएं, तो आपकी जितनी सारी ये बॉडी क्लॉक है सारी की सारी ये अपने आप सिंक्रोनाइजेशन में सिंक में आ जाएगी, वरना sync सब में। आउट ऑफ सिंक रहती है। सारी ही चीज़ें आउट ऑफ सिंक रहेंगी। सुबह कॉलन का टाइम होता है और सुबह 5 से 7 बजे के बीच में पेट साफ करने वाला टाइम होता है, वो उस टाइम पे कॉलन एक्टिव होता है। अच्छा। और सुबह 3 से 5 बजे के बीच में कई लोगों को चीखें बहुत आती हैं, और या फिर रात को सोने के टाइम पे या सुबह 3 बजे 5 बजे उस टाइम पे आपके लंग्स का टाइम होता है। अच्छा, हाँ, किडनीज का दोपहर के 3 से 5 बजे का टाइम होता है। तो इन डिफरेंट, आप गूगल पे सर्च मारिए, आप ChatGPT से पूछिए, आपको सब बताएगा वो। अच्छा, तो ये टाइम पे क्या होता है, टॉक्सिक्स निकलते हैं, हाँ, उनका अपना रिपेयर का टाइम होता है। रिपेयरेशन होता है उसमें। हाँ, अच्छा, किसी का दोपहर का होता है टाइम, किसी का शाम का है, किसी रात का है। अब हम उस टाइम पे कुछ और ही कर रहे हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग यार। ये भी मतलब स्लीप से रिलेटेड मैंने पढ़ा तो था, एक वाई वी स्लीप करके एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर बताया गया था चीज़ें कि कैसे हमारी जो मेमोरी है ये सब भी होता है ना, उसका भी मतलब आप बोल सकते हो प्रोसेसिंग होता है। जो आप पूरा दिन जो काम हुए तो ब्रेन हमारा जो काम की चीज़ें है उसको रखेगा, जो फालतू चीज़ें है उसको निकालेगा और अच्छी मेमोरीज बनाएगा, या फिर बैड मेमोरीज जो लर्निंग्स है वो लेगा। ये सब चीज़ें भी स्लीप के टाइम पे होती है। तो अगर आपको लर्निंग अच्छी करनी है, ये सब करना, तो अगेन स्लीप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंगल से मैंने पढ़ा हुआ था। अभी ये वाला भी एंगल बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हर ऑर्गन का, वो सिर्फ एक ऑर्गन का नहीं, अलग अलग ऑर्गन्स का भी एक साइकिल होता है। हाँ, तो मैं ये बात बोलूँगा, अभी स्लीप से बात हुई तो स्लीप से रिलेटेड मेरे को एक याद आया कि मैं एक उनसे मिला, उनको सीलिएक डिजीज़ रही है, ग्लूटेन का एलर्जी रही है। तो वो बताते हैं कि गलती से कभी अब वो ग्लूटेन ले लें या व्हीट ले लें तो उनको रात को सपनों में जो सपने आते हैं स्लीप में, तो उनके जो बड़े रैंडम टाइप की चीज़ें होती हैं, बड़ी फास्ट मूविंग, और किसी का सर घूम गया, किसी का पैर कट गया, ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं, बहुत फास्ट मूविंग सपने आते हैं। वो समझ जाते हैं कि ग्लूटेन खाया हुआ थी इस तरीके से। तो फिर वो छोड़ देते, अगले 2 दिन में जब वॉश आउट हो जाता है बॉडी से, नॉर्मल हो जाते हैं। तो बताओ ड्रीम्स पे भी इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब वो सबकॉन्शियस लेवल पे कितना इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड जब काम कर रहा है वो टाइम पे भी मतलब उसमें भी इम्पैक्ट आ रहा है अपने खाने की वजह से। हाँ, इवन मेरा भी यही होता है। अगर मैं 1-2 दिन ब्रेड खा लूँगा तो तीसरे दिन आज ब्रेड खाया, कल ब्रेड खाया, परसों सुबह तक मुझे ऐसे सपने आएंगे कि मुझे लगेगा कि यार दुनिया बड़ी ख़राब है। मुझे ऐसे मतलब गंदे से सपने आएंगे, यार उसने मेरा दिल दुखाया था, ये दुखाया था। जिस डिप्रेशन में बताया ना मेरे को, अजीब सा लगता है, गंदी फीलिंग आती रहती है, वो सपने भी वैसे आएंगे। राइट, अदरवाइज कुछ नहीं आता मेरे को। आई थिंक वही हमारी बॉडी क्योंकि स्ट्रगल कर रही होती है, हाँ, तो इसलिए हमारे इमोशंस भी नेगेटिव निकलते हैं। बोलते हैं ना, जब बिल्कुल सही, तबीयत खराब होती है तो 5 स्टार होटल भी खराब लगेगा। हाँ, वही तबीयत अच्छी होती है तो शायद अपन झोपड़े में भी मजे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो आई थिंक वो खाने के जैसे फिर वो अपना बदन खराब होने लग जाता है, हम बीमार फील करने लगते हैं, और बीमार फील करते तो हम नेगेटिव ही जाते, फिर वो नेगेटिव लूप की तरफ ही जाता है, सब खराबी और बुराइयां दिखने लग जाती है, दुनिया एकदम खराब है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हेल्थ अच्छी रहती है फिर सब अच्छा दिखता है, नहीं पॉजिटिविटी है। तो वही अगेन उसका लिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फूड से, हमारी बॉडी से, जिसको हमें सही करना चाहिए, राइट। और भी हमने ये प्रॉब्लम पैटर्न नोटिस किया कि यार जितने भी डॉक्टर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज़्यादातर ये लोग रूट कॉजेज पे काम नहीं करते। लाइक लोकल, आपने बताया एक लोकल रूट कॉज होता है और एक मेन रूट कॉज होता है। एग्जैक्टली, ये जो आपने बात बोला बिल्कुल सही है कि मैं जब अपनी बीमारी का जो सोल्यूशन ढूंढ रहा था अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जब मैं देखता था कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे बताया है, पेट के अंदर में इम्यून सिस्टम अटैक करता है मेरे, और फिर उसके बाद में ब्लीडिंग होती रही है। तो होता क्या है कि अब मुझे जो मेडिसिन दी जा रही थी वो काम कैसे करती है और मैंने इसको कैसे ठीक किया, मैं मेडिसिन से कैसे ऑफ आया। अब होता क्या है, पेट के अंदर में ज़ख्म होते हैं, इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है। वो इसलिए अटैक करता है क्योंकि उसके अंदर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं वो बॉडी रिलीज़ करती है, ठीक है, जिससे मेरे इम्यून सिस्टम को पता लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, और मेरा इम्यून सिस्टम मेरे कॉलन पे अटैक करना शुरू कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी प्रोड्यूस करती है, मेरा इम्यून सिस्टम फिर मेरे कॉलन पे अटैक करना शुरू कर देता है। अब मेडिसिन क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है। मतलब दवाई क्या करेगी, वो मेरे इम्यून सिस्टम को चक्कर में डालेगी, उसको मतलब दिखाएगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो
उसको ब्लॉक कर दिया, मेरा इम्यून सिस्टम अब कॉलन पे अटैक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा कुछ दिनों में कॉलन जो है वो हील हो जाएगा, 15-20 दिन के अंदर में नॉर्मल हो जाएगा सारा का सारा। दिस इज़ हाउ द फार्माकोलॉजी, ये मेडिसिन का जो तरीका जो था बेसिक वो काम कर रहा था। तो मतलब मेडिसिन जाती थी सिम्टोमेटिकली उस चीज़ को बंद कर रही थी। हम कह रहे हैं ना, बचपन में आज तक ये सुनता आ रहा था कि यार एलोपैथिक मेडिसिन है, मैं सबको नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ सिम्टम्स को एलिविएट कर रही है, छोड़ रही है और ठीक कर रही है, एक रूट कॉज नहीं पकड़ रही। तो इस केस में मैं ये देख रहा था, तो ये क्या कर रहे थे कि मनदीप वीट खाएगा, जो मैंने बाद में ढूंढा वीट इज़ द कॉज, वो अपना पेट में जख्म करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ करवाएगा और इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करेगा, ठीक है। अगर मनदीप ने वीट ही छोड़ दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाहर ही नहीं आएंगे नहीं, तो इम्यून सिस्टम अटैक ही नहीं करेगा, तो मनदीप को मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब पहले जख्म करवाओ फिर दवाई खाओ, दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। तो मतलब यानी कि वहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि वो भी कॉज पे जो मेडिसिन है वो काम कर रही थी, वो लोकल कॉज पे कर रही थी, ठीक है। मगर यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि डॉक्टर को निकालना चाहिए था कि मनदीप का जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है निकल रहे हैं बॉडी के अंदर में, वो क्यों निकल रहे हैं, वो वीट के कारण निकल रहे हैं। तो मेरे को दवाई ऐसी देनी चाहिए आइडियल कि आगे से जाके मैं वीट को दोबारा से डाइजेस्ट कर पाऊँ, वीट मेरे लिए नॉर्मल हो जाए इम्यून सिस्टम के लिए। मगर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है कि कुछ है इसका कुछ? देखिए मैं ढूंढ तो रहा हूँ, कहते हैं कि कुछ भी होम्योपैथी में ऐसा कुछ है जिसके साथ वीट एलर्जी आपकी जो है वो कम हो जाती है, बट मैंने एक आध बार ट्राई किया था पर बात बनी नहीं मेरी कुछ ज़्यादा कुछ खास। तो ठीक है, बट एटलीस्ट आई नो दिस थिंग कि वीट नहीं खाना, दैट इज़ बेस्ट। राइट। नहीं, इसके ऊपर एक वो मेरे दिमाग में थॉट आया था, यहाँ पे अभी यूजुअली वो कैसा होता है, फायर मार्शल्स आते हैं और चेकअप करते रहते हैं, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हाँ ज़िंदगी में भी कई बार हम फायर फाइटर जैसा जीते हैं, बट होना चाहिए फायर मार्शल जैसा। फायर फाइटर मतलब आग लग गई है, अब बुझाओ, अब कैसे भी बुझाओ, उसके अंदर जान का रिस्क अपना भी है, दूसरों का रिस्क है, वो वाले मोड में जीते रहते हैं। और जिंदगी मैक्सिमम लोग फायर फाइटर मोड में ही जीते हैं अपनी ज़िंदगी को। बेटर ही होगा फायर मार्शल वाले मोड में जिए हम, पहले ही से हम सब चीज़ को देखते रहे कि क्या हो रहा है, रूट कॉज मतलब सब चीज़ बराबर है कि नहीं, अपना स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं। अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस ही कम हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये वही बोलते प्रिकॉशन, फोकस ऑन प्रिकॉशन रेदर देन क्योर। हाँ, मतलब ये है कि आप पीछे से जो रूट कॉज है ना उसको ही प्लग आउट कर दो चीज़ से। अगर मैं वीट भी खाता रहूँगा, दवाई भी खाता रहूँगा, फिर फायदा क्या हुआ। मैं यहाँ से खाता रहूँ, पहले जख्म कराता हूँ, फिर दवाई खाता रहूँ, तो पहले से प्लग आउट करो ना उस चीज़ को, वो करना नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न, वो वहाँ ओरिएंटेशन का काम है, डॉक्टर की ओरिएंटेशन चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कोई 3 बुक जो आप रिकमेंड करना चाहोगे, लोगों को पढ़ना ही चाहिए अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, चाहे डाइट से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो कौन सी 3 बुक्स होगी? देखिए, एक तो मेरी खुद की किताब है जो मैं बोलूँगा, उसमें सिर्फ वो मेरी खुद की किताब नहीं बोलूँगा, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी भी डाली हुई हैं मैंने जो अभी लिखी हुई है, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। कई बार होता है क्या, हम लोग ना डिप्रेशन और एंग्जाइटी में रहते हैं और हमें पता नहीं लगता। दूसरों लोगों को पता है कि ये आदमी डिस्टर्ब है, मगर खुद को समझ नहीं आता। देन वो सेल्फ डायग्नोज के लिए भी अच्छी रहेगी, उसमें बहुत डिफरेंट स्टोरीज़ भी हैं और मेरी खुद की स्टोरी भी है। एक तो वो बुक बोलूँगा। एक मैं टॉक्सिक स्टेपल है, टॉक्सिक कि स्टेपल? हाँ, टॉक्सिक स्टेपल बाय एनी, ये वेस्टर्न ऑथर हैं, उन्होंने लिखी हुई है, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। और इस बुक के अंदर में अराउंड 100 to 200 स्टोरीज़ हैं जो ऐसी ऐसी बीमारियों से लोग पीड़ित थे जो इनको स्पेल करना बड़ा मुश्किल है और जिसका इलाज नहीं है। अच्छा। हाँ, तो या तो सिर्फ उन बीमारियों को मैनेज कर सकते हो, ऑटोइम्यून टाइप की डिजीज़ हैं, तो वो कैसे ठीक हुई हैं, ADHD इवन इंक्लूडिंग, तो वो कैसे ठीक हुई हैं, उस बुक के अंदर में बहुत अच्छी अच्छी आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। तो एक वो बुक हो गई। और तीसरी बुक, तो मैं ये बोलूँगा तीसरी बुक जो है, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, जिसमें भी 100 to 200 स्टोरीज़ हैं, इट आल्सो इंक्लूड्स एन आयुर्वेदा, उसका एक मेजर पार्ट है। तो कैसे आप अपने बॉडी को ठीक कर सकते हैं और कैसे लोग बीमारियों से कैसे बाहर आए हैं, रियल टाइम स्टोरीज़ हैं वो हैं। और वो ऐसी बीमारी जैसे कि इवन BP की प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी सारी उसमें डिस्कस की गई हैं। आई थिंक बहुत 1 घंटे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर ली। ये आपके लिए आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। बिकॉज मुझे लगता है एक बीमारी कई बार लोगों की लाइफ पूरी एक नेगेटिव लूप में लेके चले जाती है, और एक बीमारी से 10 बीमारियां हो जाती है और पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। बट मुझे लगता है ये 1 घंटा अगर किसी ने इन्वेस्ट करके बातें सुन लिया है, समझ लिया है, और वो अगर अपनी एक बीमारी भी सही कर पा रहा है या एक प्रॉब्लम सिम्टम्स भी सही कर पा रहा है, तो पूरी लाइफ चेंज कर पाएगा इस पॉडकास्ट से। तो ये बहुत बहुत पावरफुल है। आपको अगर ये वैल्यूबल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और फाइनल मैसेज आपका क्या रहेगा ऑडियंस के लिए, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना, अगर आपको 2-2 3-3 4-4 बीमारियाँ लगी हुई हैं, आप डिफरेंट मेडिसिन्स ले रहे हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो जो मैंने स्ट्रेटजी इसमें बोली है वो आप उस तरीके से अप्लाई करें। और जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, उसकी भी कुछ केस स्टडीज़ ऐसी हैं। कई लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऐसे ठीक हुआ है, वीट छोड़ने से हो रहा है। किसी का एस्थमा स्टीरॉइड्स भी आउट हुए हैं।
हाँ, तो वो भी ऐसी बीमारियां हैं। और एक मैं बोलूँगा कि एक तो मेरी बुक है जिसमें मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, वो सिर्फ डिप्रेशन के बारे में है, ये वाली रीसेट योर हाँ, माइंड। हाँ। रीसेट योर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। और दूसरा है एक मैं बुक और ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज और कंप्लीशन पे आ गई है, उस पर मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 100 स्टोरीज लिखी हैं जो ऐसे ही लोग जो ठीक हुए हैं। अच्छा। और एक बोलूँगा कि आप अगर डिटेल में जाना चाहो ग्लूटेन के, तो आपको एक बुक है टॉक्सिक स्टेपल बाय एनी। टॉक्सिक स्टेपल। हाँ, टॉक्सिक स्टेपल, ओके। वीट को बोलते हैं, ग्लूटेन को बोलते हैं। ओके। तो वो बुक है अमेज़ॉन पे या फिर आई थिंक फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। तो व्यक्ति बहुत कम है, मैंने देखा उसमें, बट ये है कि वो बहुत प्यारी है। उसमें आई थिंक 100 to 200 स्टोरीज़ हैं जो ग्लूटेन छोड़ने से मतलब हर तरह की उल्टी सीधी बीमारियाँ जिनका हमें स्पेल करना बड़ा मुश्किल है, वो उससे ठीक हुई हैं। उसके अंदर में लिखी हैं। इट इज़ रिटन बाय सम वेस्टर्न ऑथर, अमेरिकन और सम इंग्लैंड के हैं। तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको पता लगेगा कि आप मतलब लाइफ में आपकी एक्चुअली में आप कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी बढ़ा सकते हो। पैसा जितना चाहे आप मर्जी कमा लें, मगर आपकी बॉडी सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं। सो ट्रू। हेल्थ इसलिए नंबर 1 पिलर फॉर गुड लाइफ के 4 पिलर्स मैं मानता हूँ, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। लव में रिलेशनशिप आ जाता है, तो वो फर्स्ट पिलर उसका मैं हेल्थ ही समझता हूँ। हेल्थ ही है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उस पर काम करना। और बहुत अच्छी बुक रिकमेंडेशन आपने दी है, तो ये बुक जाके ज़रूर पढ़ना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं भाई की सारी लिंक्स और आपके भी जो कुछ लिंक्स होंगे, अगर बुक के लिंक, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट करना। ये वाली बुक के ऊपर चाहिए तो हम वापस से कभी बात करेंगे, और सर की वो जो भाई की वापस से बुक आ रही है चाहिए तो हम उसके ऊपर भी, और जब हो जाएगी तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। वो उन स्टोरीज़ को भी मैं पर्सनली खुद इंटरेस्टेड रहूँगा जानने के लिए, सुनने के लिए, और आई थिंक हमारे ऑडियंस भी जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहेगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। कभी हमारी वापस से मुलाकात होती है तो हम वापस से उन चीज़ों के बारे में, उन टॉपिक के बारे में जो आज शायद मे बी हम मिस कर गए, नहीं बात कर पाए, उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए। इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। मिलते हैं फिर वापस से कभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।